हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो जैसा आप जानते हैं कि कल रात हम लाइव स्ट्रीम करके इस 2018 के प्रीलिम यूपीएससी के प्रीलिम पेपर को जीएस1 को लगा रहे थे, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज बीच में ही लाइव स्ट्रीम हो गई ख़त्म। तो अब इस समय लाइव स्ट्रीम करना शायद पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मेरे लिए, बिकॉज थोड़ा सा ये वाईफाई पता नहीं क्यों ही दिक्कत दे रहा है। तो आपका टाइम ना वेस्ट हो और लॉस भी ना हो, इसलिए इसे रिकॉर्ड कर दे रही हूँ, प्रीमियर चला दूंगी। और आपका एक जिम्मेदारी है कि भाई आप पूरा प्रीमियर देखें, बिल्कुल लाइव की तरह देखें। लाइव चैट्स में आप कमेंट करें जो भी आपके डाउट हैं, जैसे भी आप मुझसे बात करना चाहते थे लाइव टाइम पे, और नीचे सिर्फ आईएएस की आईडी से मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो बिल्कुल वैसे ही फीलिंग आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए सपोर्ट करिए और शुरुआत करते हैं। देखिए ये सेट डी है और सेट डी का पेपर बड़ी मुश्किल से मिला है मुझे, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर प्रिंटिंग में हल्का हल्का ना समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से ही रीड करूँगी, आपको सब समझ में आ जाएगा। कोऑपरेट करिए और साथ में बने रहें। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। सवाल कहता है विद रेफरेंस टू द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, मतलब IRNSS, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब साइड बाय साइड हम यहाँ पे ना वो एलिमिनेशन मेथड भी देखते रहेंगे, किस तरह से हम चीज़ों को एलिमिनेट करके आंसर दे सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पहला स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट कहता है कि IRNSS हैज़ 3 सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट्स इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि IRNSS कवर्स इंटायर इंडिया एंड अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बाउंड्रीज। अब थोड़ा बहुत भी अगर उस समय या थोड़ा बहुत आज की डेट में भी अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो ये बात तो आपको पता होगी कि 5500 नहीं है, 5500 तो बहुत हो गया, बहुत एरिया हो गया बाउंड्रीज के बाहर इंडिया के लिए। इतना तो अभी डेवलप भी नहीं है, ये अराउंड कम होगा। अब कितना होगा एग्जैक्टली भले आपको ये ना पता हो, लेकिन इतना भी अगर पता है ना, हालांकि ये 1500 है वो एक अलग की बात है, लेकिन अगर आपको इतना भी पता है कि 5500 नहीं है तो भी आप इस सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद फुल ग्लोबल कवरेज बाय द मिडिल ऑफ 2019। 2018 में भी जब हम बातें सुनते थे तो हमने ये तो कभी नहीं सुना कि मिडिल ऑफ 2019 में हमारे पास फुल ग्लोबल कवरेज हो जाएगा अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का। तो फुल ग्लोबल कवरेज तो नहीं होगा, हाँ थोड़ा कम भले हो सकता है। तो देखिए अगर कम भले कितना हो सकता है ये आपको नहीं पता, हालांकि ये बात है कि ये सार्क रीजन तक हमने एम किया था, लेकिन ये भी नहीं कि 2019 तक कर देंगे, उसमें भी ज़्यादा समय था। लेकिन अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है और अगर आपको इतना भी पता है कि फुल ग्लोबल कवरेज तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आप थर्ड वाला भी एलिमिनेट कर पाओगे और ये आप सेकंड वाला भी एलिमिनेट कर पाओगे। तो अब यहाँ पे देखो, सेकंड वाला एलिमिनेट करोगे तो दोनों ही ऑप्शन ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी थर्ड आ रहा है, खत्म हो जाएंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, एक 1 और एक नन। तो अगर थोड़ा सा भी नॉलेज होगा आपको तो आप यहाँ पे ये ज़रूर कर लोगे कि हाँ ये जो IRNSS है इसमें यहाँ पे जो है वो टोटल आपका 3 सैटेलाइट जो है वो जियो स्टेशनरी में है और 4 सैटेलाइट जो है वो जियो सिंक्रोनस में है। समझ गए आप इतनी बात? आगे बढ़ा जाए, क्लियर है? तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमेना। नंबर 1, लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हमेशा से पढ़ते हैं कि लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। दूसरा कहता है कि द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग। हाँ बिल्कुल, तो हमको पता ही है कि यूनिवर्स जो है वो लगातार एक्सपैंड होता जा रहा है। और तीसरा कहता है कि मैटर वार्प्स इट्स सराउंडिंग अराउंड स्पेस। तो भाई देखो पहला दूसरा तो सही है, आपको पता ही है। तो ये आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, एक ये वाला बचेगा और एक ये वाला बचेगा। तो हाँ ये भी बहुत ही बच्चों वाला है एक तरीके से देखा जाए तो, मैटर वार्प्स इज सराउंडिंग स्पेस टाइम। ठीक है, तो ये वाला भी है, तो इसलिए ऑप्शन जो है वो डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे मैम इतना इजी भी नहीं है। हाँ ये बिल्कुल सही बात है, एग्जाम के अंदर तो एक नॉर्मल चीज़ भी लिखी होती है तो ऐसा लगता है अरे, हॉल के अंदर तो ऐसा लगता है अरे बाप रे क्या ही पूछ लिया गया, बाद में ऐसा सोचता है अरे तो इतना सा नहीं कर पाए हम। चलिए बहुत ही पेशेंस से पेपर दीजिएगा ताकि कोई भी परेशानी आपको महसूस ना हो। आराम से सोच समझ के सोचिएगा, घर पे बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं प्रेशर में नहीं समझ में आएंगी चीज़ें। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विद रेफरेंस टू द जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड में GM मस्टर्ड बोलते हैं इसको, है ना, ये डेवलप हुई है इंडिया के अंदर। कुछ आपको इसमें स्टेटमेंट में आंसर बताना है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट कहता है कि GM मस्टर्ड हैज द जीन्स ऑफ सॉइल बैक्टीरियम दैट गिव्स द प्लांट द प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस टू अ वाइड वैरायटी ऑफ
पेस्ट। ठीक है, ये मतलब ये कहना चाहते हैं कि जीएम मस्टर्ड जो है इसमें जीन्स हैं सॉयल बैक्टीरियम के, और जो इस पौधे को प्रॉपर्टी देता है पेस्ट रेजिस्टेंस की, मतलब ये पेस्ट से रेजिस्ट कर सकता है खुद को, है ना, टू अ वाइड वैरायटी ऑफ पेस्ट, कई सारी वैरायटी ऑफ पेस्ट से खुद को रेजिस्ट कर सकता है। दूसरा कहता है कि जीएम मस्टर्ड हैज द जीन्स दैट अलाउ द प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जीएम मस्टर्ड हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय द AIARI एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने इसको पढ़ा है तो सही है, वरना ये सवाल आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज जो स्टेटमेंट 1 है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट 1 गलत है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसलिए नहीं था, पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए नहीं था, ये था कि भाई देखो फर्टिलिटी, टू रिस्टोर फर्टिलिटी, टू प्रोड्यूस हाइब्रिड प्लांट्स एंड सीड्स के लिए था, है ना, तो ये था। और दूसरा जो है, हाँ बिल्कुल सही है, तभी ये हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है, इसलिए स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। और थर्ड स्टेटमेंट कहता है जीएम मस्टर्ड हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय IARI, तो नहीं, इसे IARI नहीं करा है, इसे साइंटिस्ट ने करा है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, और प्रोजेक्ट पार्ट था जिसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि एक डिवीजन है साइंस मिनिस्ट्री की, उसने फंड किया था। तो करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज ओनली 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग वाला सीन करना है। क्लियर है? अब कैसे करना है, देखो भाई, ये कहता है कि बेली 2 एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी है, और क्रिस्पर Cas9 ये क्या पार्टिकल फिजिक्स है। ये सवाल बहुत आसान है, अगर आप इस तरह से देखो तो आप सबसे पहले ब्लॉकचेन वाला तो उठा ही लोगे, क्योंकि ब्लॉकचेन वाला तो सभी को पता है, ये नहीं पता तो फिर बात ही अलग हो गई। तो इसलिए आप कहोगे हाँ 2 वाला तो सही मैच होता है। तो अब 2 वाले के साथ आप पहला वाला एलिमिनेट कर दोगे, आपके पास बचे ये 3 ऑप्शन। अब क्या करोगे? अब अगर ये आपको जरा सा भी क्रिस्पर Cas9 के बारे में पता है, जो कि अभी भी करंट अफेयर में रहा और तब भी रहता था, कि भाई ये एक जीन को एडिट करने के लिए टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, ठीक है, ये जीन एडिटिंग, जीनोम एडिटिंग टूल है। तो अगर आप ये समझ लोगे तो ये पार्टिकल फिजिक्स से तो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता। तो इसका मतलब कि थर्ड वाला गलत हो जाता है। जैसे ही थर्ड वाला आपने गलत किया तो आपने ये दोनों भी गलत कर दिए, और ओनली 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो ये तो बड़ा ही आसान था, क्योंकि बेली 2 एक्सपेरिमेंट जो है ये फिजिक्स से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स कार्बन फर्टिलाइजेशन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अच्छी तरीके से यहाँ पे कार्बन फर्टिलाइजेशन को डिस्क्राइब करता है। तो पहला देखिए, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। दूसरा कहता है कि इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तीसरा कहता है इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशन एज रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। आखिरी में कहता है अडेप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ ऑफ अ क्लाइमेट टू अ क्लाइमेट चेंज ब्रॉट अबाउट द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समझिए जस्टिफिकेशन इसका ये है कि कार्बन फर्टिलाइजेशन का जो इफेक्ट है वो सजेस्ट करता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है एटमॉस्फेयर में तो उससे फोटोसिंथेसिस भी प्लांट्स के अंदर बढ़ता है, उनको जरूरत पड़ती है ना कार्बन डाइऑक्साइड की, वो भी बढ़ता है। लेकिन ये इफेक्ट जो है वो वेरी करता रहता है, डिपेंड करता है क्या प्लांट की स्पीशी है, क्या टेम्परेचर उसको मिल रहा है, पानी की क्या अवेलेबिलिटी है, न्यूट्रिएंट कैसे मिल रहे हैं, ये सब मैटर करता है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे लोगों ने उस समय बाहर निकल के बड़ा ही सही कहा था कि अरे बड़ा ही इजी था ये सवाल। देखो भाई, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से ही है कि when the alarm of your smartphone rings in the morning, you wake up and tap it to stop the alarm, which causes your geyser to switch on automatically. नहीं नहाना है तो एक अलग की बात है। The smart mirror in your bathroom shows days weather and also indicates the level of water in your overhead tank. After you take some groceries from your refrigerator or making breakfast, it recognizes the shortage of stock in it and places an order for the supply of fresh groceries item. When you step out of your house and lock the door, all the lights, fans, geysers, AC machines get switched off automatically. On the way to your office, your car warns you about traffic congestion ahead and suggests an alternative route. And if you are late for a meeting, it sends a message to your office accordingly. तो इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसे पा सकते हो? क्या ये बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है? लगता तो नहीं। क्या ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है? लगता तो नहीं। और ये क्या
वीपीएन है। वीपीएन से क्या मतलब, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से क्या मतलब, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कमाल है। तो ऑप्शन बी जो है आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अब इतना कुछ अपने दिमाग पे हावी मत करिएगा, क्योंकि ये हमको लगता है एलॉन मस्क के घर की बात हो रही है, बिल गेट्स के। तो यहाँ तो उठ के मम्मी जगाती हैं, उठो भैया सुबह हो गई है। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की, जो कहता है विद रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वेफर्स यूज्ड इन फोटोवोल्टाइक यूनिट्स। और दूसरा कहता है कि भाई यहाँ पे द सोलर पावर टेरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखो एक ही कॉमन सेंस से आप इस सवाल का आंसर दे सकते थे, ये कि क्या अभी तक अगर ये इतना ज़्यादा हम थर्ड लार्जेस्ट पूरे वर्ल्ड में होते तो हमारे देश के अंदर भी तो ये चीज़ थोड़ी सी पॉपुलर हो गई होती ना भाई, हर घर में एक सोलर पैनल होता, कुछ तो चीज़ें देखने को मिलती ना। अगर मतलब हम कॉमन सेंस भी लगाएं तो हमें लगता नहीं है कि ये बात सही है। तो इसलिए इसका जस्टिफिकेशन मैं आपको देती हूँ क्यों नहीं सही है, क्योंकि एक भी सिलिकॉन चिप सोलर एनर्जी के लिए हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होती। हर एक सोलर पैनल जो इंडिया के अंदर बनता है, इसे अलग अलग जगह से मटेरियल लाते हैं और असेंबल करते हैं, जैसे चाइना से लेते हैं, यूरोप से लेते हैं, कुछ दूसरी कंट्रीज से लेते हैं। अभी भी इंडिया को अपना सेमीकंडक्टर क्लस्टर्स जो डेवलप करना बाकी है। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो भाई क्या ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो डिटरमाइन करते हैं सोलर पावर टेरिफ्स को? तो नहीं, CERC कौन है? CERC जो है वो यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं सोलर पावर टेरिफ्स को। सवाल समझ में आ गया? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई क्वेश्चन कहता है कि the staple commodities of export by English East India Company from Bengal in the middle of 18th century पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मॉडर्न हिस्ट्री से ये सवाल आया है। मॉडर्न हिस्ट्री से क्या कुछ ये सारा एक जगह पे ही दिया है मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम में, लेकिन अगर आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स अगर आप देखेंगे। तो पहला भैया कहता है कि भाई रॉ कॉटन, ऑयल सीड्स, ओपियम, शुगर, सॉल्ट, जिंक, लीड। दूसरा कहता है, तीसरा कहता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस एंड टी। और आखिरी में कहता है कॉटन, सिल्क, सॉल्ट, पेट्री एंड ओपियम। तो देखो ये कुछ लगता है कि भाई सॉल्ट, पेट्री और कॉटन, सिल्क बढ़ा करते थे, ओपियम बढ़ा करते थे। तो आंसर डी है करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द चंपारण सत्याग्रह। तो ये तो भाई सवाल का जवाब आप दे ही देंगे, है ना, ये तो आपने कंठस्थ किया ही होगा। चलो भाई बताते चलो। पहला कहता है एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स, स्टूडेंट्स एंड विमेन इन द नेशनल मूवमेंट। दूसरा कहता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया इन द नेशनल मूवमेंट। तीसरा कहता है ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट। और आखिरी में लास्ट वाला फोर्थ वाला कहता है कि भाई ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी, ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट। जस्टिफिकेशन ये है कि इंडिया का ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह जो है लॉन्च किसने किया था? हमारे महात्मा गांधी जी ने। और ये जो टेनेंट फार्मर्स चंपारण डिस्ट्रिक्ट के थे बिहार के, उनके खिलाफ जो ज्यादती हो रही थी भाई, उसके लिए इन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। चलिए आइए 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर्स ऑफ हिंद मजदूर सभा एस्टैब्लिश इन 1948। कौन कौन फाउंडर्स थे इसके? तो 10 ऑप्शन पढ़ के टाइम गंवाना से अच्छा है कि हम सीधा यहाँ पे डी पे आ जाएं कि अशोक मेहता, TS रामानुजन और जी मेहता इसके फाउंडर्स थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस to the religious practices in India, the स्थानकवासी sect belongs to। बहुत ही सिंपल सा आंसर ऐसे ले लेते हैं, ये जैनिज्म से बिलोंग करते हैं। और जो स्थानकवासी ऐसी सेक्ट है ये श्वेतंबरा जैनिज्म के हैं, फाउंड करे गए थे बाय मर्चेंट जिनका नाम था लवाजी। क्या नाम था? LAVAJI। ये 1653 AD की बात है। और इट बिलीव्स दैट आइडल वर्शिप इज नॉट असेंशियल ना, ये सेक्ट मानता है कि
आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा ही जरूरी नहीं है अगर आपको अपने अंतरात्मा को, अपने सोल को प्योरीफाई करना है और निर्वाण को या मोक्ष को पाना है। बहुत ही आध्यात्मिक बात करते हुए बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू द कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे इस सवाल में थोड़ा सा जो है दिक्कत है, समझते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि व्हाइट मार्बल वाज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बुलंद दरवाजा एंड खानका एट फतेहपुर सिकरी। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज्ड इन मेकिंग बड़ा इमामबाड़ा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ। अब इसमें देखो मामला ये है कि यूपीएससी ने जो अपनी आंसर की ऑफिशियल वाली जारी करी, उसमें इन्होंने बोला कि नीदर जो है आंसर होगा, मतलब इन्होंने डी को बोला कि नीदर 1 नॉर 2। लेकिन जो ज़्यादातर बड़े बड़े प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, उन सब ने इसका आंसर ए बताया कि 1 ओनली। अब जस्टिफिकेशन के तौर पे इन्होंने कहा कि नितिन की जो बुक है वो कहती है ना, सिंघानिया साहब की, कि बुलंद दरवाज़ा जो है इसमें कुछ 40 मीटर का रेड सैंडस्टोन स्ट्रक्चर है और इसे 1576 एडी में बनाया गया था, ताकि भाई कम्युनिकेट करने के लिए अकबर जब जीता था गुजरात को तब। ये लॉन्गेस्ट गेटवे है पूरे वर्ल्ड का। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वेदर व्हाइट मार्बल इज नॉट यूज्ड और नॉट यूज्ड ना। इसका मतलब हमें अभी इसमें जो संघानिया किताब है, इसमें कहीं पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि व्हाइट मार्बल का यूज किया था कि नहीं किया था, जो यहाँ पे पूछा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आईसीएससी क्लास 10th की टेक्स्ट बुक की, जिसका पेज नंबर 150 कहता है कि बुलंद दरवाजा बनाया गया था रेड और येलो सैंडस्टोन से, इसमें व्हाइट मार्बल इनले किया गया था इन द स्पैन ऑफ द आर्क्स, ठीक है। अब कुछ रैंडम अगर आप गूगल भी करोगे तो वो भी आपको देखने को मिलेगा कि खानका जो है उसके अंदर भी व्हाइट मार्बल्स हैं। तो इस हिसाब से तो व्हाइट, ये आपका जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाता है ना, जो ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं। दूसरा वाला गलत क्यों है? क्योंकि वो आपको बहुत ही आम चीज़ है कि आपको पता है ये जो रूमी दरवाज़ा है, बड़ा इमामबाड़ा है, लखनऊ के अंदर है ना। तो ये कॉमन मटेरियल जिसके अंदर यूज़ किया गया है वो ब्रिक और प्लास्टर यूज़ करा गया है। दो इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ करे गए यूनिक है अपने सेंस में, और रॉक सॉलिड स्टोन के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो काफ़ी मतलब कम है, लेकिन चलो ठीक है, यूनिक अपनी तरीके से हर चीज़ होती है। लेकिन तो सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे गलत हो जाता है। लेकिन इस हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो ऑप्शन ए मिल रहा है हमको, है ना, कि 1 ओनली। लेकिन अब यूपीएससी ने डी बोल दिया है, तो अब इनके हिसाब से ये भी चीज़ें हैं कि भाई या तो जो एग्जामिनर है यूपीएससी के, उन्होंने कोई बुक को ऐसे रिफ़र किया है, या हो सकता है मिस्टेक हो, ऐसा बहुत सारी साइट्स वगैरह बोलती हैं। अब कंप्लेन वगैरह रेज नहीं हो सकती क्योंकि यूपीएससी की जो विंडो है वो प्रीलिम्स के 7 दिनों के बाद तक ही खुली रहती है। तो ऑफिशियल की आप जानते हैं साल भर बाद निकल रही है, तो कैसे ही कंप्लेन रेज होगी। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स इलैबोरेटरी डिस्कस अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन से ऐसे फॉरेन ट्रैवलर हैं जिन्होंने इंडिया की डायमंड और डायमंड माइंस के बारे में बताया? तो जो ऑप्शन है, आंसर है बी, जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। इन्होंने बताया इंडिया की डायमंड और डायमंड माइंस के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज फ्यूचर बुद्धा येट टू सेव द वर्ल्ड। अब ये तो भैया बचपन से घर वाले ही बोल बोल के बताते रहते होंगे, अरे अभी तो एक अवतार बाकी है ना, यहाँ पे वो ईश्वर का अवतार जन्म लेगा। तो सुना होगा आपने अपने घर में थोड़ा बहुत भी, अगर आप कहानी वानी सुनी होगी बड़े लोगों की, तो ये ऑप्शन सी आपको करेक्ट मार्क कर लेंगे आप, मैत्रेय इज द करेक्ट आंसर। Now come to the next question, that is question number 15, which says which of the following statement does not apply to system of subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सब्सिडरी अलायंस लेकर आए थे जो लॉर्ड वेलेस्ले, उस पर अप्लाई नहीं होता है? ठीक है, नहीं होता है कह रहा है। तो पहला देख लेते हैं, पहला पढ़ते हैं। पहला कहता है टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर एक्सपेंस। बिल्कुल सही बात है, दूसरे के एक्सपेंस पे एक बड़ी स्टैंडिंग आर्मी करते थे। दूसरा कहता है टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक
डेंजर, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी हम पढ़ ही चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तीसरा कहते हैं टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, तो ये तो कुछ नहीं लगता कि फिक्स्ड इनकम कंपनी के लिए ऐसा करना चाह रहे थे, ये ना तो हड़पने का तो इनका दिमाग ही चल रहा था पहले से ही, तो ऐसा तो नहीं था, तो हो सकता है कि ये गलत हो। चौथा भी पढ़ लेते हैं, टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर इंडियन स्टेट्स, तो भाई देखो ये तो बात बिल्कुल सही है ही ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी तो चाहते थे हड़पना, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि भैया ये चीज इसके अंदर नहीं आती। चलो भाई 16th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन कहता है कि इन द फर्स्ट लोकसभा द लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन वाज स्वतंत्र पार्टी, तो ये आपने पढ़ा होगा जब हमारा स्पेक्ट्रम हम पढ़ रहे थे, तो इलेक्शंस के टाइम पे हमने ये पढ़ा था कि स्वतंत्र पार्टी नहीं थी, क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, जिसमें इसने 16 सीटें जीती थी, तो ये गलत हो जाता है। तो अगर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो इसके साथ आप एलिमिनेट अगर करो तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अब दो ऑप्शन में चूज करना है। देखिए पढ़े नेक्स्ट स्टेटमेंट, कहता है कि इन द लोकसभा अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969, तो पहली दफा 1969 में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रिकॉग्नाइज करा गया था। जी हाँ जनाब, बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा ही हुआ था। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर पार्टी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाना है तो इसके लिए 10% टोटल जो स्ट्रेंथ है हाउस का उतना होना चाहिए, मतलब 55 सीट्स होनी चाहिए इनकी लोकसभा में, तो ये 75 नहीं 55 है, तो ये ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब ओनली 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर्स इन द डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉसेस, ये आप आसानी से सवाल का जवाब दे पाए होंगे अगर आपने उस समय पेपर दिया होगा। ये हार्ड और वैक्सी लीव्स होती हैं, हाँ बिल्कुल होती हैं, उसके साथ टाइनी लीव्स होती हैं, हाँ अभी कैक्टस वगैरह की सोच लो, ठीक है, तो छोटी छोटी लीव्स होती हैं, इसकी टाइनी लीव्स बिल्कुल सही है, और थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव, ठीक है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साइंस की किताबों में कि थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स होते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आता जा रहा है, अच्छे से समझ में आता जा रहा है। चलिए आइए 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है एज पर द NSSO 70th राउंड सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है ये जानिए। राजस्थान हैज द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड अमंग इट्स रूरल हाउस होल्ड, तो क्या ये बात सही है? तो हाँ बिल्कुल सही बात है, राजस्थान का जो है वो हाईएस्ट परसेंटेज शेयर है एग्रीकल्चर हाउस होल्ड का अमंग इट्स रूरल हाउस होल्ड। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा कहता है कि आउट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन द कंट्री लिटिल ऑफ ओवर 60% बिलोंग टू ओबीसीज, क्या लगता है कि 60% ओबीसी से बिलोंग करता हो? मतलब खुद भी सोच के देखो, अच्छा खासा ये नंबर हो गया, तो अगर हमें डाउट में रखें और इसे गलत भी मान लें, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे 3 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड हटेगा तो 3 हट जाएंगे, तो ये मत सोचिएगा कि जो सब में दिया हुआ है वो हो सकता है सही हो, नहीं, सेकंड हटेगा 3 हट जाएंगे तो हम ऑप्शन सी को करेक्ट मान लेंगे, तो जो कि है भी। लेकिन एक बार और थर्ड वाला पढ़ लेते हैं कि इन केरला अ लिटिल ओवर 60% ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड रिपोर्टेड टू हैव received maximum income from sources other than agriculture activities, हाँ बिल्कुल सही बात है। आप केरला वगैरह का तो ये भी जानते होंगे ना कि ये लोग जो है पैसा बाहर से भी काफ़ी आता है यहाँ से, है ना, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट अगर मैं आपको जस्टिफाई कर दूं तो यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड हमारे कंट्री में करीब 45% जो है वो बिलोंग करते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस को, ना कि 60%, तो इस वजह से स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन कहता है हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये जो एनजीटी है वो सीपीसीबी से कैसे डिफरेंट है, आइए जान लेते हैं इसको भी। पहला कहता है कि द एनजीटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट वेयर सीपीसीबी हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा कहता है एनजीटी provides environmental justice and help reduce the burden of litigation in the higher courts, whereas CPCB promote cleanliness of streams and wells and aims to improve the quality of air in the country। तो ये तो कुछ समझ में आता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या करता होगा कि ये यहाँ पे बर्डन जो लिटिगेशन का है हायर कोर्ट्स में इसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे होता है,
है ना। और अगर हम देखें तो सीपीसीबी क्या है, ये क्लीनलीनेस को प्रमोट करता है, तो बी सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर सेकंड ऑप्शन के हिसाब से हम देखते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचेंगे, एक तो हमारे पास 2 और एक बोथ। लेकिन पहला वाला जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आपको पता होगा तभी आप बता पाओगे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ना, इसे भी स्टैब्लिश करा 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर। ठीक है, तो ये तो एक्ट वाला सही है। लेकिन सीपीसीबी की अगर बात करें, जो ये कह रहा है कि इसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया, तो यहाँ पे इसके बारे में समझिए कि जो ये सीपीसीबी है, इसे एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है और इसको सितंबर 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के अंदर ही बनाया गया था। तो इसलिए 1 गलत हो जाता है और बी इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ओनली 2। अब 20th क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही तो जो है वो करती है 9th शेड्यूल में किसी भी लॉ को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के डाल सकती है। तो ये हम सुनते भी रहते हैं, अगर हम आम पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत भी अगर हम देख रहे हैं, न्यूज़ में है, तो हमें पता होगा। और अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ें, द वैलिडिटी ऑफ लॉ पास इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। तो नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि जो 9th शेड्यूल का मेन मुद्दा मैंडेट ये होता है कि जुडिशियल स्क्रूटनी को प्रिवेंट करना। बट यहाँ पे एक रूलिंग हुई थी आई.आर. कोएल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये बात 2007 की है। इस रूलिंग में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने कहा था कि सारे ही लॉज, चाहे वो 9th शेड्यूल के लॉज क्यों ना हो, ये जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन होंगे अगर ऐसा कोई भी लॉ बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पे वायलेट करता है। तो इसलिए ये सेकंड वाला गलत हो जाता है और ए ऑप्शन सही हो जाता है, मतलब ओनली 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, थोड़ा आ जाए पहले, कहता तो है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट समटाइम सीन इन न्यूज। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है? सबसे पहले यहीं पे हम आंसर ही डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्टली। ये चार्ज है टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक, मतलब बैंक जो है वो मर्चेंट से चार्ज करता है अगर ये मर्चेंट जो है वो पेमेंट वगैरह को एक्सेप्ट करे अपने कस्टमर से डेबिट कार्ड्स के माध्यम से। ठीक है, अगर डेबिट कार्ड के माध्यम से कोई मर्चेंट पेमेंट ले रहा है अपने कस्टमर से, तो बैंक इससे जो रेट लेगा उसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोलेंगे। तो कई सारे उस समय लोग कंफ्यूज हुए थे कि अरे डिस्काउंट की बात हो रही है तो चार्ज कहाँ से हो जाएगा, है ना। तो खैर करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज और आर दी कॉन्सिक्वेंसेज या कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ कंट्री बिकमिंग द मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। अगर कोई जो कंट्री है वो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की मेंबर बनती है तो क्या कॉन्सिक्वेंस या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहला देखिए, इट विल हैव एक्सेस टू द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो ये बात तो सही है कि भाई हाँ, लार्जेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल जाएगा। और दूसरा अगर हम ये देखें कि इट विल ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर ऑफ ट्रीटी ऑन अ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, तो एनपीटी का अपने आप मेंबर बन जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसलिए ये गलत है और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ओनली 1। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विद रेफरेंस टू इंडियाज डिसीजन टू लिवाई ऑन इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 6% ऑन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय नॉन रेसिडेंट एंटिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। मतलब कहने का है कि इंडिया ने डिसाइड ये करा था कि हम इक्वलाइजेशन टैक्स लगाएंगे 6% का ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के ऊपर जो कि नॉन रेसिडेंट एंटिटीज ऑफर करते हैं। तो उसके बेसिस पे आप बताइए क्या बातें सही हैं। इसको क्या इनकम टैक्स एक्ट के तौर पे जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया है, तो इनकम टैक्स कहाँ से आ गई है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो फाइनेंस एक्ट का पार्ट है, ना कि इनकम टैक्स का। और दूसरा अगर हम देखें तो नॉन रेसिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो क्या टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं ये नॉन रेसिडेंट एंटिटीज अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अपनी होम कंट्री में? तो नहीं, ये भी बात बिल्कुल नहीं है। ये बात कहाँ से आ गई? ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि इक्वलाइजेशन लिवाई जो है ये जो टैक्स ट्रीटीज हैं उनके स्कोप से बाहर है। ठीक है, जिसके साथ इंडिया या दूसरी कंट्री के साथ इंटर करा है उससे ये अलग है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है गलत हो जाते हैं। इसी के साथ डी जो है वो सही आंसर हो जाता है। उसके बाद 24th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कहता है द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड अ डेप्थ टू जीडीपी ऑफ 60% for the general combined government by 2023, comprising 40% for the central government and 20% for the state government. दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लायबिलिटीज ऑफ 21% ऑफ जीडीपी एज कंपेयर टू दैट ऑफ 49% ऑफ जीडीपी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा कहता है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फॉर्मर ओज एनी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज टू द लेटर। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है, थोड़ा आपको समझाती हूँ। देखो सेकेंड स्टेटमेंट को एक बार गौर से पढ़ो। क्या कहता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लायबिलिटीज ऑफ 21%। तो ये बात कुछ अटपटी नहीं लगती सुनने में कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की डोमेस्टिक लायबिलिटी 21% ही होगी जीडीपी का और स्टेट गवर्नमेंट की जो है वो 49% होगी। तो अगर हमें एग्जैक्ट फिगर्स पता भी नहीं है तब भी हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऑप्शन 2 गलत होगा, ठीक है। और एग्जैक्ट फिगर्स अगर मैं आपको बता दूं तो ये सीधा वाइसा वर्सा है। यहाँ पे सीधा आप गलत ऐसा उल्टा कर लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की 49% होती है और स्टेट गवर्नमेंट 21% होती है। तो अगर हम एक बार एलिमिनेट कर देंगे सेकंड वाले को तो इसी के साथ हमारे पास एक ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, एक ये वाला गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे तीसरा वाला पढ़ते हैं कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्या ज़रूरी होता है स्टेट के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट ले अगर लोन वगैरह लेना है स्टेट को। और मान लीजिए कि ऐसा है कि स्टेट जो है वो कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है उनको सेंटर की, तो हाँ बिल्कुल क्यों नहीं भाई। अगर सेंटर की लायबिलिटी आप कुछ आउटस्टैंडिंग है स्टेट के द्वारा तो ऑब्वियस सी बात है उनको कंसेंट लेना पड़ेगा। तो इसलिए थर्ड तो सही हो जाता है। तो अगर थर्ड सही हो रहा है तो ओनली 3 का तो ऑप्शन है नहीं, तो आप सीधा सीधा सी को मार्क कर दो कि करेक्ट आंसर है। लेकिन फिर भी हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 को भी कि स्टेटमेंट 1 कहता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट रिसीव जो रिव्यू कमेटी रिपोर्ट है इसने रिकमेंड किया था डेप्थ टू जीडीपी रेशियो 60% का जनरल कंबाइंड गवर्नमेंट बाय 2023। तो भाई देखो ये तो आपको पता होना चाहिए तभी आप इसका आंसर दे पाओगे कि हाँ इसने ऐसा ऐसा किया था। चलो ठीक है, तो ये भी करेक्ट है और इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो जाता है, दैट इज 1 and 3। Now come to the next question, that is question number 25. The quantity of imported edible oil is more than the domestic production of edible oil in the last 5 years। तो भाई देखो ये तो हम सुन ही रहे हैं कि हम edible oil को बहुत इंपोर्ट करते हैं, तो ये अगर हमें थोड़ा सा भी पता है तो ऑप्शन नंबर 1 को सही मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट 1 सही होने के बाद हमारे पास एक ये सही बचता है, एक ये सही बचता है। तो अब क्या होगा, दूसरा पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इम्पोर्टेंट एडिबल ऑयल्स एज अ स्पेशल केस। तो स्पेशल केस कहाँ से हो गया ये, ठीक है। ऐसा तो होगा ही नहीं कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी जो है कस्टम ड्यूटी लगाएगी ही नहीं, तेल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ते ही नहीं। तो इसलिए ये सेकंड गलत हो जाएगा और आंसर ए होगा, मतलब ओनली 1। क्लियर है। चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है, देखो भाई, ही रोड बायोग्राफीज ऑफ मैजीनी, उसके साथ यहाँ पे गैरीबाल्डी, शिवाजी एंड श्री कृष्णा स्टेड इन अमेरिका फॉर some time and was also elected to the Central Assembly। ये अगर थोड़ा सा भी आपको पता है ना तो आप ऑप्शन दे पाओगे लाला लाजपत राय, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कृष्णा जी का नाम, श्री कृष्णा का नाम आ गया है। थोड़ा सा भी अगर सोच पाओ तो आप जो है वो इस आंसर को बड़ी आसानी से दे सकते थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है आधार कार्ड कैन बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। तो देखो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कैलकाटा हाई कोर्ट का डिसीजन आया था उसमें उन्होंने कहा था कि आधार कार्ड कोई सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं होता। तो अगर आप 1 गलत कर दो सीधा सीधा तो ये गलत हो गया, आप बचा सेकंड वाला। तो वंस इशूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। एक बार इशू हो गया तो क्या आधार जो नंबर है वो डीएक्टिवेट या ओमिट नहीं किया जा सकता इशूइंग अथॉरिटी की तरह? तो ये भी गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हाँ किया जा सकता है, ठीक है। UIDAI अपडेट पॉलिसी जो आई थी वर्जन 2.3, ठीक है, इसके पास ये प्रोविजन थी कि डीएक्टिवेट कर सकते हैं आधार, ठीक है। उसके कुछ क्राइटेरिया वगैरह दिए हुए थे, वो आप वहां जाके डिस्कस कर देख सकते हो, उनकी वेबसाइट पे पूरा दिया हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज और हैव श्रंक इमेंसली ड्राइड अप इन द रिसेंट पास ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। कौन सी ऐसी सी है जो पूरी तरह से सूख गई है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है
एरल सी, ठीक है। ब्लैक सी अभी भी है, लेक बैकाल अभी भी है, न्यूज़ वगैरह में भी रहती है। तो यहाँ पे ये ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ओनली 1। फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। बहुत आसान, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, अगर आपको पता होगा इंडेक्स वगैरह तो आपने पढ़े ही होंगे, और ये ज़रूरी भी है। मैं कोशिश करूंगी अपने चैनल पर सब कुछ रिपोर्ट्स वगैरह, एक बार ये कोर्स कंप्लीट हो जाए तो सब कुछ डाल दूँ। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसको रिलीज करने वाली बॉडी है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ठीक है। ये यहाँ पे एक अमेरिकन इंडिपेंडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका स्टेटेड मिशन है वर्किंग टू एडवांस द रूल ऑफ लॉ अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। और यही रूल ऑफ लॉ इंडेक्स लाती है। चलो भाई तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, 30th क्वेश्चन की तरफ, कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया। ये बहुत आसान सवाल था, ये बहुत आसान सवाल था, और कुछ यूपीएससी आसान आसान सवाल डालती है कि भाई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वही सारे के सारे जो भी एटीएम्स है हमारे देश के अंदर उसे लिंक करता है। 31st क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। तो जैसे हम अभी पढ़ भी रहे थे, और जब हम इकोनॉमिक पढ़ते हैं तो बहुत ही बेस लेवल का ये सवाल था कि लीगल टेंडर मनी आप किसको बोलोगे। तो सबसे पहला अगर हम ऑप्शन देखें तो मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ टू डिफरे फ्री ऑफ लीगल केसेस। ये कहाँ से बात आ गई, ये तो बिल्कुल लीगल से उन्होंने मिला दिया है कि कोई बिल्कुल ही दिमाग से पैदल होगा तो कहेगा अरे ठीक है हाँ लीगल लीगल हो रहा है मैच कर दो, बच्चों वाला काम नहीं करना है। दूसरा पढ़िए, द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। ये बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि हम लीगल टेंडर मनी हमेशा पढ़ते रहते हैं ना कि हर जगह पे एक्सेप्ट हो जाए ऐसा मनी। और जो बैंक मनी है, तीसरा मतलब ऑप्शन पढ़ लीजिए, ऑप्शन सारे आपको पढ़ा देती हूँ कि द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स। तो चेक्स, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह हर जगह नहीं एक्सेप्ट होते, तो ये तो अलग हो गया। और मेटालिक मनी इन सर्कुलेशन इन द कंट्री, नहीं बिल्कुल ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन कहता है कि इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कमोडिटी कोई भी फ्री में दे दी जाए पब्लिक को सरकार के द्वारा, तो क्या होगा? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 हो जाएगी, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इग्नोर करा जा रहा है, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ट्रांसफर करा जा रहा है फ्रॉम द कस्टमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक, और चौथा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम द कस्टमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट। तो इसमें थोड़ा सा रॉकेट साइंस नहीं लगेगी, कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगेगी, बड़े ही आसानी से सोचिए। क्या देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 0 तो खत्म कर दो, अपॉर्चुनिटी इग्नोर ये भी खत्म कर दो, कोई किसी चीज़ की कॉस्ट तो होती है ना। अब अगर हम सी की तरफ बढ़ें तो कहता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कस्टमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। देखो हर एक चीज की एक कीमत होती है, और वो कीमत अगर बंदा नहीं दे रहा है, पब्लिक कोई भी फ्री में ले रही है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं उसकी कीमत जरूर दे रहा होगा। और यहाँ पे भी वही काम है, जो टैक्स पेइंग पब्लिक है वो उसकी कीमत दे रही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन कहता है कि इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कैनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद एग्रीकल्चर आउटपुट, एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद इंडस्ट्रियल आउटपुट, थर्ड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, और फोर्थ इंपोर्ट्स ग्रो फास्टर देन एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्लियरली अगर मैं बात करूं तो नेसेसरली ऐसा नहीं है कि वो कैनोट करेगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इसमें सब कुछ आता है, इसमें वेलबींग पूरी पॉपुलेशन की कितना हित हो रहा है वो आता है, सिर्फ और सिर्फ इनकम के इंक्रीज की बात नहीं होती। तो देखिए सवाल साफ साफ क्या कहता है कि अफेक्ट्स ऑन डेवलपमेंट, तो हमें यहाँ पे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को लेना होगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डिस्पाइट हैविंग गुड पैरामीटर्स ऑफ प्रोग्रेस इन ग्रोथ पर कैपिटा इनकम वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। अभी कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज a concept is better explained in terms of a process which enables individuals of a country to accumulate more capital. दूसरा, increase the knowledge, skill level and capacities of the people of the country. तीसरा,
एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ एंड चौथा एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ। तो देखो भाई, ये सवाल बहुत आसान है, खासकर कॉमर्स के बच्चों के लिए। देखो भाई, यहाँ पे आपको इस तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश करी जा रही है कि ह्यूमन कैपिटल का अगर हमने नाम ले लिया तो ज़रूरी है, आधे लोग सोचेंगे जिनको नहीं पता होगा, थोड़ा इकोनॉमी में नहीं पढ़ के गए होंगे, तो वो कैपिटल से उसको रिलेट करेंगे, पैसे वगैरह से शुरू कर देंगे। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल को सोचेंगे ह्यूमन ने कैपिटल रखी, ऐसा नहीं। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है कि नॉलेज वगैरह, स्किल्स लेवल वगैरह, कैपेसिटी वगैरह लोगों की बढ़ाना देश के अंदर। ठीक है, ह्यूमन की कैपिटल मतलब ह्यूमन भी तो एक कैपिटल ही है ना, तो उसकी स्किल्स वगैरह को बढ़ाना। तो इसलिए पहला गलत हो जाता है, दूसरा सही हो जाता है। अब ये टेंजिबल वेल्थ तो है नहीं कि अगर आप मान लीजिए कि आप बहुत अच्छी स्विमिंग करते हैं या आप बहुत अच्छे कुछ भी करते हैं, आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, बहुत अच्छे आप प्लेयर हैं, तो क्या हम उसको छू लें, लाओ भैया तुम स्विमिंग करते, लो छू के दिखाएं कैसी स्विमिंग करते हो, ऐसे तो होगा नहीं ना। तो टेंजिबल तो है नहीं, इनटेंजिबल जरूर है। तो हाँ, तो 2 और 4 करेक्ट आंसर हो जाते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू। अभी सवाल समझ लो सही से, सवाल क्या कह रहा है कि हाई सेविंग इकोनॉमी होने के बावजूद कैपिटल फॉर्मेशन की मतलब रिजल्ट ना करे सिग्निफिकेंट इंक्रीज आउटपुट में। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर मान लो इलिटरेसी है, या दूसरी चीज मतलब सबसे पहला देखेंगे तो वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, इलिटरेसी है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, या हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है। तो देखो भाई, सेविंग इकोनॉमी है अगर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से मतलब होता है, इतना खास यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है कि कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन, तो यहाँ पे इस ये मतलब नहीं, इलिटरेसी से कोई मतलब नहीं है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी से मतलब नहीं है, हाँ हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये यहाँ पे हो सकता है आंसर। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा जस्टिफिकेशन दे देती हूँ, समझ में आ जाएगा। कैपिटल आउटपुट रेशियो बेसिकली इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ कैपिटल जिसकी जरूरत होती है एक यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में, कि इतना पैसा लगाओगे तो इतना प्रोडक्शन हो पाएगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि आफ्टर द संथाल अपराइजिंग सबसीडेड व्हाट वर द मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो ये सवाल आया है स्पेक्ट्रम से, देखते हैं क्या है। देखो, टेरिटरीज कॉल्ड दी संथल परगनास वर क्रिएटेड, इट बिकेम इलीगल फॉर द संथल टू ट्रांसफर लैंड टू अ नॉन संथल। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। टेरिटरीज को कॉल्ड दी संथल परगनास वर क्रिएटेड, जो संथल परगनास नाम से टेरिटरीज वगैरह को बनाया गया। और दूसरी बात कि लीगल हो गया संथल के लिए कि वो अब अपनी ज़मीन को नॉन संथल्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वॉस। अब एक चीज समझ लो, अगर आप ऊपर ऊपर से भी इसको देख लोगे सवाल को, तो इस सवाल का आंसर दे दोगे। पहला क्या कहता है, इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। तो इतने तो कहीं से अच्छे थे नहीं है ना इतना कुछ अच्छा हमारे साथ करके नहीं गए। दूसरा, ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, तो ये तो बर्बादी कर दी थी बुरी तरीके से, तो ये तो ऐसे ही खत्म कर दो। कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, हाँ ये जरूर कर दिया था, तभी तो इन्होंने ट्रून किस लिए लेकर आए थे कि दूर दराज से बस रॉ मटेरियल उठा ले। तो कमर्शलाइजेशन तो किया था इंडियन एग्रीकल्चर का। और चौथा पढ़ लो, रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, तो ये तो इन बर्बाद करने पे तुल गए थे, इंग्लैंड का हाल थोड़ी हो रहा था ये। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस पावर एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। तो आर्टिकल 356 के हिसाब से अगर प्रेसिडेंट हमारे देश के अगर अपनी पावर को यूज करते हैं, तो है ना, तो किस मतलब अगर पर्टिकुलर स्टेट के रेफरेंस में करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही आसान सवाल है, छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं था। क्या असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, ये मतलब हुआ? तो हमें लगता नहीं, 356 बड़ा सुना सुना सा है, ये तो नहीं लगता। दूसरा, द पार्ट्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइज बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, सुना सुना लगता है प्रेसिडेंट रूल जैसा। ठीक है, और आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन द स्टेट, इससे कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटेड टू द स्टेट, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा आर्टिकल 356 क्या है कि प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे आंसर नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 39th क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि भाई कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। देखो भाई कौन कौन से जोड़े सही बैठते हैं। तो क्राफ्ट हेरिटेज ऑफ, और यहाँ पे हम बताएंगे
क्राफ्ट यहाँ पे बताएंगे और यहाँ पे हेरिटेज कहाँ का है वो बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, पुथ्थुकुल्ली शॉल कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं क्या भाई जनाब? ये बताइए। दूसरा, हाँ ये पुथ्थुकुल्ली शॉल, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तभी आप आंसर दे पाओगे। ये बिल्कुल सही है, ये तमिलनाडु के ही हैं। और दूसरा अगर देखें हम, सुजनी एम्ब्रॉयडरी महाराष्ट्र की, तो नहीं जनाब, ये महाराष्ट्र की नहीं है। और तीसरा अगर हम बात करें कि उपादा जमदानी साड़ी, तो ये क्या कर्नाटका की है? तो ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उपादा जमनादी साड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश की है, कर्नाटका की नहीं है। और ये जो सुजनी एम्ब्रॉयडर होते हैं ना, ये महाराष्ट्र के नहीं होते हैं, ये बिहार के होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली 1। Fine. Now come to the next question, that is question number 40. In which of the following areas can GPS technology be used? ये तो आंसर आप दे ही दोगे बड़े आसानी से कि GPS कहाँ कहाँ यूज होता है, किस एरिया में यूज होता है। मोबाइल फोन में बिल्कुल होता है, मुंह उठा के हाँ बोलना है। बैंकिंग ऑपरेशन में बिल्कुल होता है, मुंह उठा के हाँ बोलना है। और कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड्स, ऑफ कोर्स भाई पावर ग्रिड के लिए भी तो जीपीएस यूज करेंगे ही ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लेकिन ये करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर डी है। थोड़ा सा मैं एलिमिनेशन बता दूं कि भाई मोबाइल फोन में यूज होता है, तो आपके पास 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। बैंकिंग ऑपरेशन में तो यूज होता ही है ना, तभी तो पता लगाओगे कहाँ से बैठ है, कौन बंदा क्या कर रहा है। तो इसलिए सेकंड हमारे पास सही हो गया। तो इसलिए ये जो थर्ड वाला है ये हम एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास एक ये बच रहा था और एक ये बच रहा था। अब कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड्स, अब यहाँ पे बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि यार पावर ग्रिड्स को कंट्रोल करने का होता है कि नहीं होता है। लेकिन अगर हम सेकंड वाले ऑप्शन को देखते तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन तो था नहीं, तो इसका मतलब 2 और 3 में भाई फर्स्ट तो हमको पता ही है ना कि सही है। तो अगर हम इसको भी एलिमिनेट कर देते तो हमारे पास अपने आप ही निकल के आ रहता डी। समझ रहे होंगे आप, थोड़ी सी भी अकल लगाएंगे तो समझ जाएंगे क्या मैं कहना चाह रही हूँ। चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41वां क्वेश्चन कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो भैया क्या ऐसा है क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे वो मैनेज करता है और सर्विसेज जो सरकार की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज की है उसको करता है, मैनेज करता है, बट स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को मैनेज नहीं करता। तो हमें पता ही है ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है, तो ये सारा काम जितना भी ऑपरेशंस करता है वो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए करता होगा ना। तो इसलिए ये बात हमें क्या सही लग रही है कि अगर हम कहें कि हाँ भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए करता होगा और स्टेट के लिए तो नहीं करता होगा। लेकिन ये समझो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो बैंकों का बैंक है, तो मतलब वो सरकारों की मदद तो पक्का ही करता होगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ स्टेटमेंट दिया गया था, तो ये गलत बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू करे चाहे स्टेट गवर्नमेंट भी इशू करे, लेकिन दोनों को ही यहाँ पे ये देखता है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। और वही जगह अगर हम यहाँ पे, आपको मालूम है जो सिक्योरिटीज वगैरह है इनको ऑक्शन में आरबीआई के थ्रू ही लाते हैं, तो इसलिए ये जो कोई भेदभाव नहीं करता है दोनों गवर्नमेंट के बीच में, तो ये आप गलत कर दीजिए। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए जरा, तब देखते हैं क्या लिखा है कि ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या ट्रेजरी बिल इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? जी हाँ, बिल्कुल करती है, और यहाँ पे कोई भी ट्रेजरी बिल स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं करती, ये बात एकदम सही है। और तीसरी बात देखें, ट्रेजरी बिल्स ऑफर आर इशूड एट द डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू। तो हाँ बिल्कुल, ये ट्रेजरी बिल्स जो है वो जीरो कूपन सिक्योरिटीज होती हैं, इनमें कोई इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं होता, ये डिस्काउंट रेट पे ज़रूर जो है वो मिलती है आपको, और आप फेस वैल्यू पे इसको जो है आप रिडीम कर लो जब ये मैच्योर होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझा देती हूँ, मान लो कि एक आपने 91 डे का ट्रेजरी बिल ले लिया 100 रुपये में, ठीक है, 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू थी, ठीक है, और आपने 91 डे का था उसको ले लिया, और हो सकता है कि आपको इशू हुआ हो 98.20 रुपीस में, दैट इज डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 1.80, और ये अब आप जब रिडीम करने जाओगे इसकी मेच्योरिटी पे तो आपको 100 रुपये मिलेंगे। तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ सस्ते में खरीदा और थोड़ा सा बढ़ा के आपको इसके दाम मिल गए, ये होता है एग्जाम्पल, ठीक है। अब 42nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द अर्थ्स मैग्नीट्यूड फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स। दूसरा कहता है व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4,000 मिलियन ईयर्स अगो देयर वाज 54% ऑक्सीजन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एक बात समझिए, हमने ये बात तो हमेशा से ही जानी है कि जब यहाँ पे अर्थ बना था उस समय अर्थ के अंदर कोई ऑक्सीजन थी ही नहीं, तो यहाँ पे 54% ऑक्सीजन की बात ही कहाँ आ गई। सेकंड वाला तो आप ऐसे ही गलत कर दोगे देखते ही, और इसको गलत करोगे तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 भी एलिमिनेट कर दोगे। तीसरा पढ़ लो आप, व्हेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स
originated, they modified the early atmosphere of the earth। तो देखो यहाँ पे ये बात अगर हम कहें कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए तो इन्होंने अर्ली एटमॉस्फेयर अर्थ की जो है वो मॉडिफाई करी। तो इस बारे में बहुत सी चर्चा चलती रहती। तो अब यहाँ पे इस सवाल में ट्रिक ये है, दिक्कत ये है कि जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने सिर्फ ऑप्शन ए को ही करेक्ट माना है, दैट इज ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, और बाकी दोनों को गलत कह दिया। लेकिन जो यूपीएससी ने अपनी आंसर शीट निकाली, उस आंसर शीट के हिसाब से यूपीएससी ने सी को करेक्ट माना, मतलब 1 और 3 को। इन्होंने कहा कि इन्होंने इस स्टेटमेंट को भी सही माना कि हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ओरिजिनेट हुए तब अर्ली एटमॉस्फेयर अर्थ की जो है वो मॉडिफाई हुई और ऑक्सीजन वगैरह आना शुरू हुई। तो फिलहाल तो हम यूपीएससी के हिसाब से चलें तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट बैठता है यहाँ पे, और अगर कोचिंग के हिसाब से चलें तो ऑप्शन नंबर ए बैठता है। ठीक है, तो फिलहाल तो यूपीएससी के हिसाब से ही चलेंगे। चलो भाई, 43rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द टर्म्स WannaCry, Petya and Eternal Blue mentioned in the news recently are related to। तो ये काफ़ी ज़्यादा चला था उस समय एक मोदी जी की फ़ोटो भी थी बच्चे को ऐसे खिलाते हुए, बताओ WannaCry, तो ये बड़ा उस समय आया भी था। ये साइबर अटैक्स के नाम है ना। बहुत सारे लोग चाहते हैं एक्सटर्नल ब्लू वगैरह पहुंच जाएंगे, WannaCry वगैरह पहुंच जाएंगे, सोचेंगे कि ये एक्सो प्लैनेट होगा, क्रिप्टो करेंसी होगी, बहुत कंफ्यूज होते हैं। लेकिन ये साइबर अटैक्स के नाम है, न्यूज़ में रहेंगे तो जान जाएंगे। इसलिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द सर्कमस्टेंसेस इन द इंडियन एग्रीकल्चर, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अज्यूम सिग्निफिकेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। इसमें से क्या क्या आता है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में? सबसे पहले देखो, अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस। दूसरा आता है अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर ऐसे समझते चलो साथ ही में अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, या फिर दूसरा देखो अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम देखें तीसरा पढ़ते हैं तो अवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स का कल्टीवेशन अवॉइड करना, तो ये तो मुझे इसको सही लगता नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं है। चौथा देखें तो यूजिंग क्रॉप रेसिड्यूज टू कवर द सॉइल सर्फेस, क्रॉप के रेसिड्यू को जो है डाल दें, यूज कर लें, ताकि सॉइल की जो सरफेस है ऊपर का एरिया उसे कवर कर सकें। तो हाँ बिल्कुल जनाब, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही लगता है। और पांचवा कहता है कि अडॉप्टिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग या क्रॉप रोटेशन, हाँ बिल्कुल सही है, ये भी सही है। देखिए मिनिमम टिलेज, ये जो आपका क्रॉप जो आपका कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, इसमें 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। एक होता है कि मिनिमम टिलेज और सॉइल डिस्टर्बेंस, दूसरा होता है परमानेंट सॉइल कवर विद क्रॉप रेसिड्यू एंड लाइव मल्चेस, और तीसरा होता है क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग। तो इसलिए ये यहाँ पे ये वाला 1 वाला भी गलत हो जाता है, और आंसर जो हम देंगे वो आंसर देंगे सी, दैट इज 2, 4 एंड 5। ओके, पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द टर्म 6th मास्ट एक्सटेंशन, या 6th एक्सटेंशन का जो टर्म है जो न्यूज़ में आता रहता है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, किस टाइम पे डिस्कशन करने के लिए? तो वाइड स्प्रेड मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस इन द एग्रीकल्चर एंड लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग with indiscriminate use of chemicals in many parts of the world as may result in the loss of good native ecosystem। क्या ये बात है, या ये बात है कि fears of a possible collision of a meteor with the earth in the near future in a manner it happened 65 million year ago, जिसकी वजह से मास एक्सटेंशन हो जाएगा बहुत सारे स्पीशीज का, जैसे कि आपका डायनासोर्स वगैरह का होता ना मामला। या फिर तीसरा कि लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रमोटिंग देयर कल्टीवेशन इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विच मे कॉज द डिसअपीयरेंस ऑफ गुड नेटिव क्रॉप प्लांट्स एंड लॉस ऑफ फूड बायोडाइवर्सिटी। देखिए थोड़ा सा नॉलेज होना इसमें ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ आंसर लगते हैं कि यहाँ 6th मास एक्सटेंशन की बात हो रही है तो इन्हीं सब में से होगा, लेकिन चौथा जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ये कहता है कि मैन काइंड्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जो भैया ह्यूमंस इतना मिसयूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, जो नेचुरल हैबिटेट इतनी बुरी तरीके से टूट रहा है, और जो इतना इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रही है, ये सब आता है 6th मास एक्सटेंशन के अंदर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। भाई इनमें से क्या है जिसकी वजह से इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया आई? चार्टर एक्ट ऑफ 1813, या जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट
कंट्रोवर्सी। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, तो इसका सवाल आप इस सवाल का जवाब अच्छे से दे सकते हो कि तीनों ही जो है करेक्ट आंसर है। चार्टर एक्ट जो 1813 का आया, उसमें भी है ना, इसको माना जाता है कि फाउंडेशन स्टोन था इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का हमारे इंडिया में। और अगर हम जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 की बात करें तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 1823 में गवर्नर जनरल जो कि इन काउंसिल थे, इन्होंने एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाई थी और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए ग्रांट करे थे। और ये कमेटी के अंदर 10 यूरोपियन मेंबर्स थे और जिसमें लॉर्ड मकॉले जो है प्रेसिडेंट थे। तो ये कुछ इसकी कहानी है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47th क्वेश्चन जो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, इसमें से थोड़ा सा इस बारे में जानते हैं। तो देखो भाई, नैनीताल जो उत्तराखंड में आप जानते हो, अगर आप गए हो तो आर्टिफिशियल लेक तो लगती नहीं। रेणुका हम हिमाचल प्रदेश में डिस्कस कर चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे शॉर्ट ट्रिक्स, तो ये भी आर्टिफिशियल लेक तो लगती नहीं। भाई कोलेरू की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है, तो जो गया होगा उसको पता होगा, नहीं गया होगा तो भाई यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा कि नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कोदाई कनल तमिलनाडु के अंदर ये आर्टिफिशियल लेक है ना, इसे कोदाई लेक भी कहते हैं, मैनमेड लेक है। और कोदाई कनाल सिटी जो कि आपका दिगुइल डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के अंदर, ये वहां पे है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के रेफरेंस पे बात करें तो आपको कुछ स्टेटमेंट बताने हैं। पहला, इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो एक एक डिस्कस करते चलते हैं, बाद में कंफ्यूजन जाता है। नहीं, ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की नहीं है, ये स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की है। कौशल विकास योजना की बात हो रही है, कौशल विकास स्किल को डेवलप कर रहे हैं, तो लेबर कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम है मिनिस्ट्री की। दूसरा मतलब पहला वाला गलत हो जाता है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा अगर, तो यहाँ देख लो कि ए और डी भी गलत हो जाएंगे। अब 2 ऑप्शन बचे, अब समझो दूसरा पढ़ो। इट अमंग्स अदर थिंग्स इट विल ऑल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सॉफ्ट स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी। तो क्या ये लगता है कि सही होगा? बिल्कुल लगता है सही होगा। क्यों भाई, इतना कुछ पढ़ाई लिखाएंगे, इन सब चीज़ों में ही हमें लिटरेसी देंगे तभी तो बंदा कुछ आगे कर पाएगा। तो बिल्कुल सही है। और तीसरा अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे इट एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ अ कंट्री टू द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो ये भी बिल्कुल सही है, स्किल की बात हो रही है तो स्किल क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, बिल्कुल सही है। तो ये आप ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट मार्क कर दोगे। चलिए यहाँ पे हम 49th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कहता है इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज द नेम टू स्वराज सभा। ठीक है, किसका नाम बदल के जो है स्वराज सभा रख दिया गया था? ऑल इंडिया होम रूल लीग का, हिंदू महासभा का, साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन का, या सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का। करेक्ट आंसर है ए, दैट इज ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदल के यहाँ पे स्वराज सभा रख दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 50th क्वेश्चन की, विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लियर। सबसे पहले क्या हुआ था ये देख लो। स्वामी दयानंद एस्टैब्लिश आर्य समाज, दीन बंधु मित्र रोट नील दर्पण, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट आनंद मठ, या फिर सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डेटों को जानना बहुत ज़रूरी है और आइए आपको समझाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा तो ये देखिए, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज को 1875 में स्टैब्लिश किया गया था। वही जगह दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण को 1858 से 59 में लिखा है। और यहाँ पे जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उन्होंने आनंद मठ को लिखा था, ये क्लास 8 की बुक में भी लिखा हुआ है 1882 में। और सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है वो पहले इंडियन बने थे जिन्होंने भाई सक्सीड किया था इंडियन सिविल सर्विस, ये 1863 की बात है। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज दीन बंधु मित्र रोड नील दर्पण। ओके, ये करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिस्पॉन्सिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैवी सैंड माइनिंग इन द रिवर बेड। क्या कॉन्सिक्वेंस होता है इस हैवी सैंड माइनिंग का रिवर बेड में? तो भाई देखिए, पहला डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर। तो सैलिनिटी थोड़ी ना सैंड माइनिंग से जो है कम हो जाएगी, दिक्कतें बढ़ेंगी, ज़्यादा कहाँ से हो जाएंगी। तो ये गलत ऐसे कर लो, तो ये गलत कर लोगे ना, तो ये वाला और ये वाला अपने आप ही मिल जाएगा आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। लेकिन चूंकि हमें पूरा आंसर ढूंढना है तो पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर बिल्कुल सही बात है। अगर आप यहाँ पे जो है वो हैवी सैंड माइनिंग करोगे तो पोल्यूशन हो जाएगा ना ग्राउंड वाटर का, बिल्कुल सही है। तो
ओनली टू, तो ऑप्शन यहाँ दिख नहीं रहा था। और लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, अब भाई नीचे सैंड माइनिंग करोगे तो वाटर टेबल भी तो और कम हो जाएगा ना, तो बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 मतलब आंसर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। वैसे इसको एलिमिनेट हम बड़ी आसानी से कर सकते थे, लेकिन तब भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। चलिए 52nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सॉइल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो भाई समझते हैं एग्रीकल्चर सॉइल को लेके कुछ यहाँ पे फॉलोइंग स्टेटमेंट को देखते हैं। अ हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो क्या अगर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है सॉइल के अंदर तो इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। दूसरा देखते हैं सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल। तो क्या सल्फर साइकिल में सॉइल का कोई रोल ही नहीं होता। ये कुछ अटपटा सा लगा, सुनने में अटपटा सा लगा। तो भाई चलो हमने इस बात को हमने बिल्कुल तरीके से नकार दिया, गलत कह दिया कि नहीं ये तो गलत होता है। और तीसरा कहता है इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू अ सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड। बिल्कुल सही बात है, हमेशा से हम लोग पढ़ते आते हैं कि अगर इरिगेशन एक वक्त तक चलता रहे तो यहाँ पे ये जो कुछ एग्रीकल्चर लैंड है वो सैलिनाइजेशन उनका हो जाएगा, ठीक है, नमक की मात्रा बढ़ जाएगी। तो भाई हाँ बिल्कुल सही बात है। अब पहला वाला फिर से पढ़ लें तो आंसर पता चल जाएगा अपन को। पहला कहता है कि अ हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इससे क्या मतलब है, अगर सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है कि कितना वो पानी जो है वो उसको दे, तो ये मतलब यहाँ पे ये होल्ड करे क्रॉप के यूज करने के लिए। तो इससे कोई मतलब ही नहीं है कि भाई अगर हम ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएंगे तो उससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्यों कम हो जाएगी, तो अच्छी बात है। तो इसलिए यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है और ऑप्शन बी मतलब 3 ओनली जो है वो करेक्ट आंसर अपना बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 53rd के बारे में। 53rd कहता है कि भाई द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, मतलब पेज जो है एक यूएन मैकेनिज्म है जो कंट्रीज को असिस्ट करता है टुवर्ड्स द ट्रांजिशन मतलब यहाँ पे चेंज, आप ग्रीनर और ज़्यादा इंक्लूसिव इकोनॉमीज की तरफ आप बढ़िए। तो ये कहाँ इमर्ज हुआ अर्थ समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 जोहान्सबर्ग में हुआ, या फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रियो डी जेनेरियो में हुआ, या यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2015 पेरिस में हुआ, और या वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2016 न्यू दिल्ली में हुआ। तो करेक्ट आंसर जो है वो बी है, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रियो डी जेनेरियो में ये यहाँ पे जो है वो इमर्ज हुआ था। अब 54th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 3D प्रिंटिंग के बारे में। 3D प्रिंटिंग हैज एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। 3D प्रिंटिंग को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, थोड़ा सा भी दिमाग लगा लो, थोड़ा सा भी खुरा पेची में रहो तो ये आंसर आप दे सकते थे। कन्फेक्शनरी आइटम में यूज कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि अभी देखा नहीं है कि ये जो केक कोक बनाने में भी जो है आजकल यूज कर रहे हैं इसका, तो बिल्कुल सही है। अब क्या बाइनिक ईयर्स बना सकते हो, हाँ बिल्कुल बना सकते हो। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में 3D का तो यूज अतः हो रहा है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज बिल्कुल यूज कर रहे हैं 3D मॉडल का, तभी तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रही है ये। और डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज में भी यूज कर रहे हो। वैसे भी अगर आप 4 तक सही कर लोगे तो एक ऑप्शन 5वां वाला नहीं भी आता होगा तो ऑप्शन बचेगा नहीं आपके पास में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू दी 55th क्वेश्चन दैट सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। ये बिल्कुल सही बात है, बैरन आइलैंड वोल्केनो जो है ये एक एक्टिव वोल्केनो जो है वो इंडियन टेरिटरी के अंदर है। तो आप 1 वाला सही कर लो। अब 1 वाला सही करोगे तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला आप एलिमिनेट कर दोगे, आपके पास ए और डी ऑप्शन बचेंगे। दूसरा अगर आप पढ़ोगे तो वैसे भी ऑप्शन तो है लेकिन पढ़ लेते हैं। बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, तो वैसे भी गलत है, ठीक है। ये आपका जो है वो बहुत पुराना आइलैंड है और ये यहाँ पे 140 नॉर्थ ईस्ट है पोर्ट ब्लेयर से, अंडमान आइलैंड से, ठीक है। तो यहाँ की ग्रेट निकोबार से, तो ये गलत हो जाएगा। और लास्ट टाइम जो बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्ट हुआ था वो 1991 में हुआ था और तब से ये इनएक्टिव है। तो ये यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि 1991 में ये 150 सालों के बाद इरप्शन हुआ था और उसके बाद से ये यहाँ पे जो है चलता रह रहा है, मतलब इरप्शन इसके 1995 में भी हुए और 2005 में भी हुए। तो इसलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ओनली 1। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज व्हाई इज द प्लांट कॉल्ड, नाम देख लेते हैं, बड़ा खतरनाक सा लगता है ना मुझको। प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा ऑफन मेंशन इन न्यूज। तो ये बायोलॉजिकल नाम है, क्यों आखिरकार ये इतना
प्लांट न्यूज़ में रहता है? करेक्ट आंसर देख लेते हैं, बिकॉज इट टेंड्स टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया इट विच इट ग्रोज। जहाँ पे ग्रो करता है वहाँ पे ये वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को जो है वो कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, इसलिए ये बड़ा ज़्यादा न्यूज़ में रहा। उसके बाद 57th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपको थोड़ा सा भी ऑस्ट्रेलिया का आइडिया होगा तो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो ट्रॉपिकल जो आपका कोरल रीफ्स हैं ये ट्रॉपिकल वाटर्स में ही देखने को मिलती हैं, ठीक है। और दूसरा, मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ आर लोकेटेड इन टर्म्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत सारी हैं, तो ये नाम अगर आता है तो ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ 1/3 तक तो पहुंच ही जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही। और तीसरा है कोरल रीफ होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप डी ले लोगे, मतलब 1, 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि विद रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। नंबर 1, देखिए इधर साइड पे इंस्टीट्यूशन लिखे हैं, इधर साइड पे उनके फाउंडर लिखे हैं, तो बताइएगा संस्कृत कॉलेज एट बनारस, क्या ये विलियम जोन्स ने बनाया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो ऐसे ही गलत हो जाता है क्योंकि इसमें एफर्ट्स लगे थे जोनाथन डंकन के, ये 1791 की बात है, तो पहला वाला गलत हो जाता है। अब दूसरा देखिए, कैलकाटा जो ये मदरसा है ये किसने बनाया था? वैरेन हेस्टिंग्स ने बनाया था। हाँ बिल्कुल सही बात है, वैरेन हेस्टिंग्स ने बनाया था, तो सेकंड वाला तो करेक्ट हो जाता है। तीसरा देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज, तो ये काफी फेमस है। अब यहाँ पे मामला थोड़ा सा गंभीर ये हो जाता है कि यहाँ पे आर्थर वेलेस्ले लिखा हुआ है। अब लोग कहते हैं कि कुछ तो भैया है, वेलेस्ले तो थे, अब आर्थर वेलेस्ले थे, कौन से वेलेस्ले थे? तो इसमें बच्चों ने, कुछ लोगों ने जो है कंफ्यूजन अपनी दिखा दी थर्ड वाले में। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज और समझिए, किसी भी ऑप्शन में 2 और 3 का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस बात में सेकंड वाले में एकदम कंफर्म थे कैलकाटा मदरसा में, तो आप 2 ओनली को मार्क कर सकते थे। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन था तो फिर आप 3 ओनली कराते, यहाँ पे गलती हो जाती, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो आर्थर वेलेस्ले ने नहीं बनाया, वेलेस्ले ने बनाया, लेकिन लॉर्ड रिचर्ड कॉली वेलेस्ले ने बनाया है, ना कि आर्थर वेलेस्ले ने। तो ये कुछ बात हुई, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, और ये थर्ड वाला भी गलत हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, रीजन समटाइम मेंशन्ड इन न्यूज़, और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो देखते हैं। थोड़ा सा इसके लिए आपको न्यूज़ की काफ़ी ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि इतने सारे तो मैप भी आपने प्रैक्टिस नहीं करे होंगे इतना क्लियरली। देखिए, कैटालोनिया क्या स्पेन में है? तो भाई हाँ बिल्कुल स्पेन में है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। अब क्रीमिया क्या हंगरी में है? तो आपको थोड़ा सा अगर इस बारे में जानकारी होगी तो क्रीमिया जो है वो ऑफिशियली पार्ट यूक्रेन का है, ना कि हंगरी का। और तीसरा देखिए, अगर हम मिंदानाओ, ये कहाँ पे है इनके हिसाब से? क्या ये फिलीपींस में है? देखिए, ये सेकेंड लार्जेस्ट है फिलीपींस के अंदर आइलैंड, सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है, तो बिल्कुल सही बात है कि ये फिलीपींस में है। और अगर हम ओरोमिया की बात करें तो क्या ये नाइजीरिया में है? देखिए नहीं, ये इथोपिया में है, तो इसलिए फोर्थ गलत हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 1 एंड 3, ठीक है। कैटेलोनिया और दानाओ जो है ये दोनों करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 61st क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक्स इनकर इफ द अकाउंट होल्डर्स फेल टू रीपे ड्यूट्स। तो ये मैंने आपको जब संजीव वर्मा पढ़ाई है तो उसमें देखिए चैप्टर नंबर 15 जो बैंकिंग का है उसके पार्ट 1 में ही मैंने आपको समझाया है कैपिटल एडिक्वेसी। तो अगर आपने संजीव वर्मा उस समय पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, खैर अगर नहीं भी पढ़ी होगी तो अभी आप समझ लीजिए कि ये जो रेशियो है ये बिल्कुल यहाँ पे एकदम सही बात है। ये बैंक अपने पास अपना कुछ का पैसा रखते हैं, खुद का कुछ पैसा रखते हैं, ताकि अगर मान लीजिए जो इन्होंने लोन वगैरह दिया है इसमें इनको लॉस हो जाता है तो ये उस पैसे से उस भरपाई कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सही है ये पहला स्टेटमेंट। और दूसरा कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है ये क्या हर एक इंडिविजुअल बैंक खुद डिसाइड करता है? तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ अपने यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ कर लें। तो ये सेंट्रल बैंक्स जो है सेंट्रल बैंक डिसाइड करते हैं, बैंक रेगुलेटर्स डिसाइड करते हैं, ताकि कमर्शियल बैंक जो है वो एक्स्ट्रा लेवरेज ना ले लें और इंसॉल्वेंट ना बन जाए ना, और बिल्कुल दिवालिया हो जाए। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका?
बताइए, करेक्ट आंसर जो है वो इसका हो जाएगा ए, दैट इज ओनली 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, जो कहता है द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड्स ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट इम्प्लाई? पहला, इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और दूसरा, ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आयरिश इज पॉसिबल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सी है, मतलब दोनों ही बातें सही है। ये इंटीग्रेट कर सकते हो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, और हाँ, ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन आप अपने आयरिश के थ्रू पॉसिबल कर सकते हो, आंखों की पुतली। क्लियर हो गई इतनी बात आपको? चलो भाई, है ना। तो फिंगरप्रिंट और आइरिश दोनों का ही ऑप्शन होता है, जैसे कि बायोमेट्रिक में वहां लेते हैं, वैसे यहाँ पे भी ऑप्शन दोनों होता है। चलिए अब 63rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है वेरी रिसेंटली, उस समय की बात है, वेरी रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैविंग लैक्स ऑफ पीपल ईदर सफर्ड फ्रॉम सीवियर फेमीन, एक्यूट मैल न्यूट्रिशन, और उनकी डेथ हो गई थी स्टारवेशन के वजह से, कॉज्ड बाय वॉर या एथनिक कन्फ्लिक्ट्स। तो ऐसी कौन सी कंट्री थी? तो उस समय बड़ा ज़्यादा ये येमेन और आपका साउथ सुडान बहुत रहे थे, और यहाँ पे बहुत दिक्कतें हुई थी, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। Now come to the next question, that is question number 64 regarding Wood's dispatch, which of the following statement are true? क्या स्टेटमेंट ट्रू है समझिए। पहला है ग्रांट इन एड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस। क्या ये बात सही थी? वुड डिस्पैच में बिल्कुल सही बात थी, ग्रांट इन एड का सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया था, तो फर्स्ट वाला सही हो जाता है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो कहता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वाज रिकमेंडेड, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने स्पेक्ट्रम सही से पढ़ी है तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि सेकंड वाला भी बिल्कुल सही है। और अगर हम तीसरा पढ़ते हैं, तीसरा कहता है इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड। तो नहीं, ये एक गलत आंसर है, इसलिए जो ए है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। थोड़ी बातें इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। देखिए, वुड्स डिस्पैच इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया एज पर दिस डिस्पैच। अगर हम इस डिस्पैच के हिसाब से बात करें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को सेटअप किया गया हर एक प्रोविंस में। यूनिवर्सिटीज़ का मॉडल जो था लंदन यूनिवर्सिटी का, ये इस्टेब्लिश करा गया बड़ी बड़ी सिटीज़ में, जैसे बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास। एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल तो होना ही चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ओपन किया गया था। और एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स भी उनको ग्रांट इन एड दी गई थी, जो हमने यहाँ बात करी। उसके साथ इंडियन नेटिव्स शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन देयर मदर टंग ऑल्सो, ये बात कही गई थी। तो भैया पूरी तरीके से कंप्लीटली वाला तो हिसाब यहीं पे खत्म हो जाता है। और वो डिस्पैच के हिसाब से एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करा जाना था हर एक प्रोविंस में, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को ओपन करा जाना था कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास में 1857 में, लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पे। और बाद में यूनिवर्सिटीज़ ओपन करी गई पंजाब में 1882 में, और इलाहाबाद में 1887 में। तो ये कुछ कहानी है, और ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी स्क्रूटनाइजेस एंड रिपोर्ट्स टू द हाउस whether the powers to make regulations, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised by executive within the scope of such delegation. तो यहाँ पे थोड़ा समझिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है बी, दैट इज कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इसी के माध्यम से सब कुछ यहाँ पे देख रेख होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 66। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन द स्टेट। अगर आपको टीचर के तौर पे स्टेट के अंदर अपॉइंटमेंट लेना है, तो उसकी एलिजिबिलिटी के लिए एक इंसान को क्या जो है, अ पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू possess द मिनिमम क्वालिफिकेशन लेड डाउन बाय द कंसर्न स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अब देखो, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक स्टेट के टीचर के तौर पे अपने आप को अपॉइंट करना है, तो एलिजिबिलिटी में क्या आपको, एक जो बंदा है, मतलब आप समझ लीजिए, क्या आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन उतनी पानी होगी जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट की जो स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है वो यहाँ पे बताए। पहली तो बात ये कहता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि एज पर RTE एक्ट, मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट, फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस, मतलब छोटे बच्चों को प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए कैंडिडेट को जरूरत होती है एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करने की, मतलब TET एग्जाम को पास करने की, जिसे यहाँ पे कराया जाता है विद अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गाइडलाइंस।
तो ये कुछ समझा हुआ लगता है, क्योंकि टीईटी ज़्यादातर टीचर्स करती हैं। तो सपोज करो हम ये मान लेते हैं कि हमें सेकंड वाला पूरी तरीके से पता है और सेकंड वाला करेक्ट आंसर है, तो हम तीसरा जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट कहेगा इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर हम ये देखें तो क्या 90% ऐसे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं जो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते होंगे? तो अगर हम थोड़ा सा इस पर डाउट करें कि ये तो हमें नहीं लगता, तो थर्ड वाला अगर हमारे पास खत्म हो जाता है ऑप्शन, तो हमारे पास ये दोनों खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब 1 और 2 बचते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे 1 का जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 1 कहता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो कंसर्न स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन बताएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पहला वाला ऑप्शन भी गलत है और इसलिए यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ क्यों। क्योंकि देखो स्टेटमेंट 1 इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि जो राइट ऑफ चिल्ड्रन है टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 का जो है, ये जो एक्ट है और साथ में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इन लोगों ने मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किसी इंसान की तय की हैं कि इतनी आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आपको टीचर के तौर पे क्लास 1 से लेके 8वीं तक, मतलब 1 to 8 तक अगर आपको टीचर बनना है और तो आपको इतनी क्वालिफिकेशन होनी पड़ेगी। और ये सारे स्कूल्स को होगा, चाहे वो एलिमेंट्री एजुकेशन हो, है ना, स्कूल्स जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हो, तो अगर उनकी बात करें तो वहाँ पे वो फिर टी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमने आपको बताया। तो पहला वाला जो यहाँ पे कह रहा था कि क्या वो स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की होती, तो नहीं, जो कि 2 एक्ट है उनके थ्रू यहाँ पे बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ट्रेडिशन और स्टेट के बारे में बताना है। तो अगर आपने नितिन सिंघानिया की किताब सही से पढ़ी होगी उनके सर की, तो भाई आपको अच्छे से पता होगा। पहला है भाई चैप्चर कूट फेस्टिवल, ये मिजोरम में है। दूसरा अगर बात करें, देखिए अगर आपको पता है तो मिजोरम में है कि नहीं है, पहले ये समझिए। उसके बाद यहाँ पे खोंगजोम पारभा बल्लद, ये मणिपुर का, और तीसरा थांगटा डांस सिक्किम का। तो देखो भाई, ये तो अगर थांगटा डांस काफी फेमस है तो ये आपको पता होगा कि ये सिक्किम का नहीं है, ये मणिपुर का है। तो अगर ये मणिपुर का है तो इसके साथ यहाँ पे हमारा 3 गलत हो जाएगा और 2 3 गलत हो जाएगा। अब हमारे पास 2 कंफ्यूजन रह गई। तो 2 कंफ्यूजन ऑप्शन है। अब आप बहुत क्लोजेस्ट गेस भी कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि खोंजम परहा जो ये बैलेड है ये मणिपुर का ही होता है, तो आप 2 को मार्क करेंगे। तो 2 को अगर आप मार्क करेंगे तो आपका 1 अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि 2 है ही एक ही में। तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि भाई चापचार कूच फेस्टिवल भी मिजोरम का ही होता है, तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। आइए 68 वाले की तरफ जंप करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। क्या मतलब, जो ये 2006 का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट था उसने फूड प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 को क्या रिप्लेस कर दिया था? तो दूसरी बात, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब फसाई, ये इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो अब देखो भाई, पहला वाला तो बिल्कुल सही है, पहला वाला तो बिल्कुल सही अगर आपको पता हो, और दूसरे वाले में ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के चार्ज के अंदर नहीं आती हैं, ये बात रखिएगा। जो चेयरपर्सन है इस रैंक ऑफ सेक्रेटरी के टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये अपॉइंट करी जाती है, जो ये फसाई है ये अपॉइंट करी जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात आप समझ लो कि ये वाला इनकरेक्ट आंसर है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ओनली 1। फाइन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा आसान है, और आज के हिसाब से जो बवाल चल रहा है इसमें तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। द 2 स्टेट सोल्यूशन इज सम टाइम मेंशन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट अफेयर्स ऑफ। अब तो ये आंख बंद करके बता दोगे कि ये बात किसकी हो रही है, ये बात इजराइल की हो रही है। इजराइल पैलेस्टीन इतना बवाल चल रहा है, 2 स्टेट सोल्यूशन दे दिया जाए तो इतना कुछ आता है, तो ये यहाँ पे इजराइल की बात हो रही है। क्लियर है? चलो भाई 70th की बात करते हैं, 70th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस मेड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का है, उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। पहला स्टेटमेंट कहता है द फैमिलीज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बीपीएल के अंदर फैमिलीज आती हैं सिर्फ यही जो है वो सब्सिडीज पा सकती हैं फूड ग्रेन्स की। दूसरा कहता है कि
द एल्डेस्ट वुमेन इन द हाउस होल्ड ऑफ एज 18 ईयर्स और अबव, मतलब यहाँ पे 18 साल या उससे ज़्यादा की कोई औरत घर में है और जो सबसे ज़्यादा बड़ी है, तो ये हेड ऑफ द हाउस होल्ड होगी इन फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ राशन कार्ड, राशन कार्ड के पर्पस के इसी को हेड ऑफ द फैमिली मानेंगे। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स आर एंटाइटल्ड टू टेक होम राशन ऑफ 1600 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फॉर 6 मंथ देयर आफ्टर। तो देखो भाई, ये थोड़ा सा थर्ड स्टेटमेंट कंफ्यूज कर सकता है उन बच्चों को कि जिन्होंने कहा कि हाँ ये बात तो सही है, ले तो जाती थी राशन, लेकिन यहाँ पे जो ये 1600 बड़ा सही फिगर दिया, क्योंकि यहाँ पे 1600 नहीं है, ये 600 है। तो जिनको सही से इन्होंने नहीं समझा वो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो थर्ड वाला तो गलत हो जाता है। हाँ, सेकंड वाला बिल्कुल सही है, एल्डेस्ट वुमेन वाली बात बिल्कुल सही है, और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो है कवरेज जो आ रहा है, ये जो आपका टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर ये अप टू 75% है रूरल पॉपुलेशन का, 50% अर्बन पॉपुलेशन का, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। और यहाँ पे 5 किलो दिया जाएगा हर महीने TPDS के अंदर, है ना, ये यूनिफॉर्म है सबके लिए, कोई भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सिर्फ बीपीएल फैमिलीज को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ओनली 2। फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 71। इंडिया enacted the Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999 in order to comply with the obligations to, किसके compliance के किसके obligation की comply करने के चक्कर में हमने ये वाला एक्ट लाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है इस बात का? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या इंडिया के अंदर पावर नहीं होती कि वो नॉन कोल माइंस को ऑक्शन कर लें? ये बिल्कुल गलत है, उनके पास पावर अब आ गई है। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट आया था 2015 में, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था जो 2015 की जनवरी से आ गया था, और उसमें जो नॉन कोल माइंस थी जिसे ऑक्शन करा जा सकता था रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये नॉन कोल माइंस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट भी ऑक्शन कर सकती हैं, इसलिए 2015 के बाद से, तो इसलिए ऑप्शन 1 तो आप गलत कह दो। उसके बाद आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव कोल माइंस। अरे भैया ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं, ये गोल्ड माइंस की बात करें तो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं कि साउथ की बात हो रही है, क्या पता ना हो, लेकिन ये बात समझिएगा यहाँ पे कि ये इनकरेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि भाई कोयला अगर मिल रहा है कहीं से तो ऐसा नहीं होगा कि गोल्ड नहीं मिलेगा, कोयला मिल रहा है तो हाँ गोल्ड माइंस भी है। थोड़ी बहुत जानकारी आपको मदद कर सकती है। झारखंड के पास दोनों ही एल्यूवियल और नेटिव गोल्ड दोनों ही है, और एल्यूवियल गोल्ड ये पाया जाता है सैंड से जो कि सुबरनिका रिवर से मिलता है, और सोना नदी जो है ना इन सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट, और साथ में जो स्ट्रीम्स हैं जो सोनपत वैली में ड्रेन होकर आती है वहां मिलता है। और नेटिव गोल्ड जो है वो लोवा जो कि सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट में वहां मिलता है। और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में गोल्ड डिपॉजिट ये रामगिरी जो कि अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में है वहां देखने को मिलता है, तो इसलिए ये दोनों गलत हो जाते हैं और ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब सॉरी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ओनली 3। राजस्थान हैज आयरन ओर माइंस, हाँ बिल्कुल है, वहाँ पे राजस्थान में आयरन ओर माइंस है, और आयरन ओर डिपॉजिट्स या जो आपका जयपुर है, उदयपुर है, आपका झुंझुनू है, शिकर है, भिलवाड़ा है, अलवार है, भरतपुर, दौसा, बंसवाड़ा, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो ये सवाल भी आप कर सकते थे अगर आपको थोड़ा बहुत पता होता। अब 73rd वाला देखिए, विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिजिटल पेमेंट को लेके भैया बताओ, आप कुछ स्टेटमेंट समझाओ यहाँ पे। तो भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनी वन विद अ यूपीआई इनेबल बैंक अकाउंट। तो ये अगर आप अब तो आज के टाइम पे इतना ज़्यादा यूज़ कर ही रहे हो, है ना, यूपीआई करते तो भीम ऐप में तो करते ही हो ना, तो हाँ, तो ये 1 वाला तो करेक्ट कर लो आप। अब दूसरे वाले में अगर आओगे, वाइल अ चिप पिन डेबिट कार्ड has 4 factors of authentication, भीम ऐप has only 2 factors of authentication। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी जानकारी की मतलब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और सही बात ये है कि डेबिट कार्ड के अंदर जो है वो 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता ही नहीं है, और भीम ऐप की बात करें तो उसमें 2 नहीं होते, उसमें 3 जो है फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन होते हैं, तो इसलिए इनकरेक्ट हो जाता है, और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ओनली 1। ओके, now come to the next question, that is question number 74।
क्वेश्चन कहता है अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू द दिल्ली, मतलब ये लॉन्गिट्यूड में जो दिल्ली पड़ेगा उसके क्लोजेस्ट कौन सी सिटी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको मैप की प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये एकदम नीचे अगर आ जाओगे तो यहाँ पे बेंगलुरु जो है वो करेक्ट आंसर है, बेंगलुरु इससे बढ़ जाता है। ठीक है, 74 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद 75 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस कन्वेंशन 138 एंड 182 आर रिलेटेड टू, ये दोनों किससे रिलेटेड है। तो जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है ए, दैट इज चाइल्ड लेबर से दोनों ही कन्वेंशन ILO के ये रिलेटेड है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 का पहला स्टेटमेंट बोलता है कि द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अ स्टेट इन इंडिया। दूसरा कहता है इंडियाज देन लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज रीनेम्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ा सा भी जो है अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको चीज़ें थोड़ी सी जानकारी होगी, लेकिन हम आपको फिर भी बताएंगे क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है कि एयर इंडिया वॉज नेशनलाइज एंड बिकेम द नेशनल कैरियर। और आखिरी स्टेटमेंट कहता है गोवा बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो जो करेक्ट आंसर तो मैं आपको बता दूं कि बी है, और आपका एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसका देती हूँ। देखो भाई बी क्यों है, क्योंकि जो फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी थी ये आपकी जो है बनी थी 1957 में। कब बनी थी? 1957 में। दूसरी बात अगर मैं बताऊं तो ये जो इंपीरियल बैंक है इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया था 1955 में, और एयर इंडिया को नेशनलाइज किया गया था 1953 में। वही जगह गोवा तो आप जानते हैं एकदम 1961 में एकदम बाद में जो है ये बना है, एक इंडिपेंडेंट जो है इंडिपेंडेंट हुआ है इंडिया के अंदर, और पार्ट बना है इंडिया का 1961 में। तो इस हिसाब से अगर हम लगाएं सबसे नंबर पे 3 नंबर पे सबसे पहले मतलब एयर इंडिया पहले नेशनलाइज्ड हुई, उसके बाद दूसरे नंबर की मतलब यहाँ पे जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपना नाम मिला, दूसरा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बदल के, और सबसे उसके बाद नंबर 1 आता है कि पहली जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड यहाँ पे जो सरकार थी केरला के अंदर बनी थी, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उस समय बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी रही थी नेहरू जी के टाइम पे। तो ये आएगा, और आखिरी में आएगा स्टेटमेंट नंबर 4 दैट इज गोवा जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट बना। तो option B will be the correct answer. Now come to the next question which says question number 77 which says that right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? तो भैया ये कौन सा है जो बोलता है कि देखो राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आंख बंद करके भी इसका आंसर दे दोगे ना तो आप आंसर नंबर सी पे करेक्ट आंसर कर दोगे, आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम गारंटीड इन द पार्ट 3। यही बता देगा, यही से आप अंदाजा लगा सकते हो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से ही अंदाजा लगा सकते हो बहुत ही करीब से। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 78 which says that consider the following: areca nut, next is barley, third is coffee, fourth is finger millet, fifth is ground nuts, sixth is sesame and last one is turmeric. अब ये पूछ रहे हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए दिया था। तो इसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, दैट इज 2, 4, 5 एंड 6 ओनली। तो 2 पे क्या है, बार्ले के लिए दिया था, बिल्कुल दिया था। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है 4 नंबर पे क्या है, फिंगर मिलेट के लिए दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे जो 5th है मतलब ये आपका ग्राउंड नट इसके लिए दिया था, और 6th है जो सिसमम इसके लिए दिया था। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 79 which says in which of the following states is पंखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो इसके लिए तो आपको भाई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को शॉर्ट फॉर्म के तरीके करके, और गडेनर नेशनल पार्क तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म करके बता दी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मैं बता दूंगी, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो भाई ऑप्शन ए जो है अरुणाचल प्रदेश का करेक्ट आंसर, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगी, और इसे वहाँ पे पाखी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, इसे पाखी टाइगर रिजर्व काफी ज्यादा मोस्ट पॉपुलरली बोला जाता है। ठीक है, 80th क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 80th क्वेश्चन बोलता है कि विद रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, द PSLV इज लॉन्च
द सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग वेयर एज GSLV आर डिजाइंड मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ये बातें तो समझ में बिल्कुल आती हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ऐसे ही आप करेक्ट मान लो, मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 तो ऐसे ही करेक्ट मान लो, ऑप्शन नंबर 1 नहीं, स्टेटमेंट नंबर 1 तो एकदम करेक्ट मान लो। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो कि सैटेलाइट जो PSLV लॉन्च करता है वो क्या परमानेंटली फिक्स दिखते हैं सेम पोजीशन में स्काई के अंदर, आप किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन से देखो, तो ये कुछ डाउटफुल लगता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये बात नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये जो लागू होगा वो लागू PSLV के साथ नहीं होता है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट आप हटा दो, और थर्ड अगर आप पढ़ने बैठोगे तो वो थर्ड स्टेटमेंट कहेगा कि भाई GSLV Mark 3 is a 4-stage launch vehicle with the first and the third stage using solid rocket motors and the second and the fourth stage using liquid rocket engines। नहीं, ये भी इनकरेक्ट है, तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज 1 ओनली। अब मेनली क्या है ना कि जो PSLV है ना, इसको डिजाइन करते हैं मेनली अर्थ ऑब्जर्वेशन को डिलीवर करने के लिए, या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को डिलीवर करने के लिए, और जिनका वजन करीब 1750 kg तक हो, और ये सन सिंक्रोनस सर्कुलर पोलर ऑर्बिट्स में 600 से 900 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक ये फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और ये GSLV जो है वो तो पहला इसलिए सही है क्योंकि ज्यादातर कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए ही यहाँ पे इनको डिजाइन करा जाता है कि डिलीवर कर सकें, तो ये कुछ कहानी होती है दोनों की। क्लियर है? और ये सैटेलाइट जो होते हैं ना ऑर्बिट में, ये रिमेन परमानेंटली फिक्स होते हैं, ये GSLV ना कि PSLV। क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 81 विच सेज विद रेफरेंस टू द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला, कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। डू यू थिंक लाइक दिस कि कैपिटल इन्फ्यूजन पब्लिक सेक्टर बैंक में जो है वो सरकार के द्वारा ये बढ़ी है पिछले 10 सालों में? तो ये डाउटफुल है। अगर हम इसको इनकरेक्ट मानते हैं तो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक विद द पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अफेक्टेड। ठीक है, तो भाई ये पब्लिक सेक्टर बैंक को ऑर्डर में रखने के लिए जो ये हमने पढ़ा था ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया था, उनके एसोसिएट बैंक्स को स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया था, तो इसीलिए है, तो ये सेकंड वाला तो बिल्कुल सही हो जाता है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर है, दैट इज ओनली 2। पहला वाला कैपिटल इन्फ्लूजन ये स्टडी नहीं रहा है, बढ़ा नहीं है, तो इसलिए ये गलत रहा है। ठीक है, चलें बात करें अब क्वेश्चन नंबर 82 की, which says that consider the following items: cereal grains hulled, cereal grains hulled, chicken eggs cooked, fish processed, and cans or newspapers containing advertisement material। तो which of the following items are exempt under GST? GST के अंदर कौन से आइटम एग्जेम्प्ट है? इसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज 1, 2 एंड दी 4। मतलब यहाँ पे सीरियल ग्रेन्स हल्ड ये एग्जेम्प्ट है, चिकन एग्स कुक्ड ये एग्जेम्प्ट है, और न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल ये भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे फिश प्रोसेस एंड कैन इसके अंदर नहीं, मतलब इसके अंदर आता है। चलो भाई ऑप्शन नंबर सी हमने देख लिया करेक्ट आंसर। अब उसके बाद 83rd वाले की बात करते हैं। Consider the following statement: the definition of critical wildlife habitat is incorporated in the Forest Right Act 2006। दूसरा कहता है कि for the first time in India, beggars have been given habitat rights। और तीसरा कहता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड्स एंड डिक्लेयर्स हैबिटेट एट राइट्स फॉर प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज 1 एंड 2। ये 2006 वाली बात बिल्कुल सही है, ये डेफिनेशन जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की है ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आपको देखने को मिलेगी। और दूसरा जो है वो सेकंड वाली बात भी सही है कि पहली दफ़ा इंडिया के अंदर जो बेगास हैं इनको हैबिटेट राइट्स दे दिए गए हैं। लेकिन अगर हम ये आखिरी वाले की बात करें तो ये बिल्कुल गलत है कि ये जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने नहीं बल्कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने ऑफिशियली डिसाइड करी इस बात को। ठीक है, तो ये हमने बात करी क्वेश्चन नंबर 83 की। अब क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कंसीडर द फॉलोइंग। सबसे पहले बर्ड्स, फिर है आपका नेक्स्ट कहता है डस्ट ब्लोइंग, तीसरा कहता है रेन और चौथा कहता है विंड ब्लोइंग। तो बताओ ये प्लांट डिजीज को कौन स्प्रेड करता है? तो ये सारे ही स्प्रेड करते हैं। इस तरीके से इसको ले लो, पॉलिनेशन को रिलेट करो इससे। ठीक है, पॉलिनेशन इन सब के माध्यम से हो सकता है ना, तो जब इन सब के माध्यम से पॉलिनेशन हो सकता है तो प्लांट डिजीज क्यों नहीं स्प्रेड हो सकता? तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ।
क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज operated under the guidelines and directions of the Union Ministry of Rural Development। दूसरा कहता है द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी फंक्शंस द सेक्रेटेरिएट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NPOP। और तीसरा कहता है सिक्किम बिकेम द इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट। तो ये बड़ा फेमस रहा था उस समय। तो अगर हमें तीसरा वाला भी पता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे। दूसरा और तीसरा और चौथा, तीन ऑप्शन हमारे पास अभी भी बचेंगे। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। पहला वाला सिर्फ गलत है। पहला वाला कहता है कि भाई नेशनल प्रोग्राम, मतलब ये जो NPOP है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये नहीं करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर करता है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। बाकी दोनों एकदम सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, ये मनी बिल से रिलेटेड है। तो मनी बिल के रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो ये आप आसानी से दे पाओगे अगर आपने लक्ष्मीकांत को थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा है। तो पहला कहता है बिल शैल बी डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट contains only provision related to imposition, abolition, revocation या alteration or regulation of any tax। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि भाई मनी बिल has provisions for the custody of consolidated fund of India और the contingency fund of India। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरे की बात करें तो कहता है कि मनी बिल इज कंसिडर्ड विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ द कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो अप्रोप्रिएशन की बात यहाँ पे कहाँ से आ गई, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग मनी और गिविंग एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बात भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज इनकरेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि विद रेफरेंस टू द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, कि जो एमएलए का जो वोट होता है, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो वोट होता है, उसकी वैल्यू क्या स्टेट टू स्टेट वेरी करती है? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, वेरी करती है। क्यों? क्योंकि ये सब पॉपुलेशन के बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड होता है, सीटें अलग अलग होती हैं हर एक स्टेट की। तो ऑब्वियस सी बात है कि वोट की वैल्यू भी यहाँ पे वेरी करेगी। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो सही हो जाता है। अब यहाँ पे दूसरा पढ़िए, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MP। कहने का मतलब ये है कि जो MP लोकसभा के हैं, क्या उनके वोट की वैल्यू ज्यादा होती है कंपेरिजन टू MP जो कि राज्यसभा के हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत जवाब है। क्यों? क्योंकि हर एक MP, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, सबकी वोट की वैल्यू सेम होती है। ये होती है बात, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा और ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ओनली 1। नेक्स्ट बात करेंगे 88th क्वेश्चन के बारे में, विच सेज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज द इम्प्लीकेशंस ऑफ रेटिफाइंग द एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। समझते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए, 10 सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर IAEA सेफगार्ड। सीधा आंसर पे आते हैं बात। तो ऑप्शन ये सोल्यूशन ऑप्शन ए जो है वही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो क्या इम्प्लीकेशन होंगे, अगर एडिशनल प्रोटोकॉल के क्या इम्प्लीकेशन होंगे विद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो क्या इम्प्लीकेशन होंगे? सबसे पहली बात यही आ जाती है, सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर IAEA सेफगार्ड्स, यही होंगे इम्प्लीकेशन। दूसरा इनकरेक्ट है, मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, तो ये होगा नहीं। कंट्री विल हैव प्रिविलेज टू बाय यूरेनियम फ्रॉम द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ये होगा नहीं। और आखिरी में अगर बात करें तो यहाँ पे जो है कंट्री ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर ऑफ एनएसजी, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, USA। अब ये कहते हैं कि कौन से फ्री ट्रेड पार्टनर्स में आते हैं एशियान के। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, दैट इज 1, 3, 4 एंड 5। 1, 3, 4 एंड 5, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया एंड जापान। ये क्या आ रहे हैं समझिए, ये विच ऑफ द अबव आर अमंग द फ्री ट्रेड पार्टनर्स। ये फ्री ट्रेड पार्टनर्स जो कि एशियान के हैं उनके नाम है। अब ये ना कहिएगा एशियान कंट्रीज हैं ये, ठीक है। चलो भाई 90th क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन कहता है कि विद रेफरेंस टू द ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट
स्मार्ट एग्रीकल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज करेक्ट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म है ना, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, GACSA। ठीक है, ये एक आउटकम है क्लाइमेट समिट का जो कि पेरिस में हुई थी 2015 में। और दूसरा जो मेंबरशिप है इसकी, ये कोई भी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट करती, कोई जबरदस्ती जोड़ नहीं है। और तीसरा, इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ GACSA। तो आपको इस बारे में तो जानकारी होना बहुत जरूरी है कि करेक्ट आंसर है बी, दैट इज ओनली 2। मेंबरशिप जो GACSA की है वो कोई भी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट करती। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया जो है वो इंस्ट्रूमेंटल है इसको क्रिएट करने में, तो नहीं, इंडिया सिर्फ एक सिग्नेटरी है इसका। तो थर्ड वाला गलत हो जाता है। और ये यहाँ पे 2015 की बात नहीं है, ये पेरिस में जो हुई थी आपकी क्लाइमेट समिट उसमें से नहीं हुआ था। ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ये ओरिजिनली डेवलप फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है FAO, इसके द्वारा डेवलप किया गया था, ऑफिशियली प्रेजेंट किया गया था हेग कन्वेंशन ऑन एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि 2010 में हुई थी। एक पेपर के माध्यम से क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड फाइनेंसिंग फॉर फूड सिक्योरिटी, अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन 2014 में एक अलायंस को बनाया गया था इस इशू को लेके। उसका फोकल पॉइंट यही था GASCA, मतलब ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो ये पूरी कहानी है, ना कि 2015 वाली ये। अब 91st क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एम्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो भैया, ये तो बड़ा ही आसान सवाल था। कुछ सवाल जो आसान होते हैं उनमें ही देखें। देखो, क्या इंडिया के खुद की इंटरनेट कंपनीज बढ़ाने का था? डिजिटल इंडिया क्या है? क्या कंपनीज बढ़ा रहे इसके अंदर? हम बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे। दूसरी बात अगर हम बात करें तो पॉलिसी फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करना कि आप ओवरसीज मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस को जो है वो यहाँ पे इनकरेज करो, है ना, कि जो बिग डेटा कलेक्ट करते हैं कि अपना लार्ज डेटा सेंटर जो है वो नेशनल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही रखें। ये सब बात कहाँ से आ गई डिजिटल इंडिया के अंदर? ये एक अलग टॉपिक है। तो भाई ये यहाँ पे ये भी नहीं है। और तीसरी बात अगर हम बात करें तो ये कुछ अच्छा साउंड करता है कि कनेक्ट करेगा ये बहुत सारे गांव दूर दराजों को इंटरनेट से, वाईफाई लेकर आएगा बहुत सारे स्कूल्स में, पब्लिक प्लेसेस में और मेजर टूरिस्ट सेंटर्स में। इसलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 3 कह रही हूँ, स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी is the correct answer, that is 3 only. Fine. Now come to the next question, that is question number 92. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब आपको पेयर्स यहाँ पे दोनों करने हैं। टाउन्स कभी कभी मेंशन होते हैं न्यूज़ के अंदर, और आपका कुछ कंट्रीज यहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहला एलिपो की बात करें तो क्या ये सीरिया में है? बिल्कुल जनाब, ये सीरिया में है, 1 वाला करेक्ट हो जाता है। दूसरी बात अगर हम करें किरकुक की, तो क्या ये इराक में है? सॉरी, क्या ये येमन में है? नहीं, ये गलत है, ये इराक में है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। तीसरे की बात अगर हम करें तो कहता है मोसुल। मोसुल क्या पैलेस्टीन में है? नहीं, मोसुल जो है वो इराक में है। ठीक है, दोनों ही इराक में ऊपर नीचे वाली। और आखिरी में बात करें मज़र ए शरीफ, क्या ये अफगानिस्तान में है? तो जी हाँ, ये अफगानिस्तान में। इसलिए 1 और 4 जिसमें आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। उसके बाद 93rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In the federation established by the Government of India Act 1935, रेसिडुअरी पावर्स वर गिवन टू। रेसिडुअरी पावर्स किसको दी गई? जो फेडरेशन एस्टैब्लिश करा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, तो रेसिडुअरी पावर्स दी गई हैं गवर्नर जनरल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, Speaker of the Legislative Assembly shall vacate his or her office of he or she ceases to be a member of assembly। तो अगर ऐसा कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि स्पीकर जो हैं वो उनका ये मेंबर नहीं रहते हैं असेंबली के, तो क्या ये अपना ऑफिस भी वैकेट कर देते हैं? तो अगर आपने लक्ष्मीकांत सही से पढ़ी होगी तो बिल्कुल आप कहेंगे जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कुछ वजहें और भी होती हैं इसके साथ में जब ये वैकेट करते हैं। जैसे मान लो मेंबर के तौर पे खत्म हो जाए असेंबली के, या ये रिजाइन कर लें डिप्टी स्पीकर को लिख के, या इनको कोई रेजोल्यूशन पास करके जो है इनको रिमूव कर दिया जाए। रेजोल्यूशन जो है कैसे पास होता है? जो देन मेंबर्स होते हैं वो करते हैं, और ऐसे रेजोल्यूशन को भी सिर्फ 14 दिनों के एडवांस नोटिस के बाद ही लाया जा सकता है। तो इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। अब दूसरा पढ़ो, व्हेनेवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व द स्पीकर शैल वेकेट हिज और हर ऑफिस इमीडिएटली। नहीं, इमीडिएटली नहीं करते, इमीडिएटली वेकेट नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर डिसोल्यूशन वगैरह हुआ, कोई बात नहीं, री इलेक्शन के लिए एलिजिबल जो है होती है, और डिसोल्यूशन लेजिस्लेटिव असेंबली का हुआ तो
जो ऑल्दो स्पीकर जो है वो मेंबर ऑफ द हाउस के तौर पे सीज हो जाएंगे, बट ये अपना जो ऑफिस है वो वैकेट नहीं करते। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली वन स्टेटमेंट, इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मालूम है उस समय क्यों आया था स्पीकर पे सवाल? जो समय वो याद है आपको, वो जो कर्नाटका असेंबली वाला चल रहा था, है ना, कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो इस वजह से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भाई क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ ऑफ लैंड एंड लिबर्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज इफ देयर आर नो लॉस देयर इज नो लिबर्टी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 96। Consider the following statement. No criminal proceedings shall be once again, no criminal proceedings shall be instituted against the governor of a state in any court during his term of office। बिल्कुल सही है। अगर गवर्नर अपने ऑफिस के टर्म में है तो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप उनके अगेंस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा पढ़िए कि जो इम्यूरमेंट और अलाउंसेस होती है गवर्नर की, जो उनको पैसा मिलता है, वो एक बार इनका टर्म ऑफ ऑफिस शुरू हो गया तो आप उसको कम नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सही है, ये भी दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मुंह में दर्द होने लग जाती है इस सवाल तक आते आते। 97 क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ वेल नोन पेंटिंग बनी ठनी तो किस स्कूल से बिलोंग करती है? तो नितिन सिंघानिया में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि ये साफ साफ किशनगढ़, तो ऑप्शन नंबर डी किशनगढ़ स्कूल से बिलोंग करती है। उसके बाद 98 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज, थोड़ा सवाल दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं बोल रही हूँ उसमें समझ लीजिए। व्हाट इज टर्मिनल हाई एटीट्यूड एरिया डिफेंस, मतलब थार्ड समटाइम सीन इन न्यूज, ये क्या है? ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये एक अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, इसको अब ये ना कहिएगा राजस्थान की जो है वो चोखा बाटी की दुकान मत समझ लीजिएगा। चलो 99 की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बताइए, पहला, मोस्ट ऑफ त्यागराजा कृतिज आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। दूसरे कहते हैं कि त्यागराजा क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास। तीसरा कहता है कि अन्नमाचार्य एंड त्यागराजा आर कंटेम्पररीज। और चौथा कहता है कि अन्नमाचार्य कीर्तन्स आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा। तो बताइए क्या बातें सही हैं? देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मतलब ये सेकंड वाला सही है और फोर्थ वाला सही है। त्यागराजा ने बहुत सारी राग को क्रिएट किया था और ये कीर्तन बिल्कुल सही बात है, लेकिन फर्स्ट वाला नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि जो ये ज़्यादातर जो ये सब सॉन्ग्स वगैरह होते ना, ये लॉर्ड कृष्णा के लिए नहीं थे, ये लॉर्ड कृष्णा के लिए नहीं थे, बल्कि गॉड वेंकटेश्वरा के लिए थे। तो ये गलत हो जाता है। अब आप कहेंगे सेकंड थर्ड वाला क्यों गलत है? क्योंकि ये कंटेम्प्रेरीज नहीं थे, मतलब एक साथ दोनों नहीं जिए हैं। त्यागराजा का जन्म जो है वो 1767 की बात है, तब हुआ था, है ना। लेकिन अगर हम बात करें ये इनकी दूसरे वाले कौन है, ये आपका जो है अन्नमाचार्य की बात करें, ठीक है, तो ये इनका अगर जन्म की बात करें तो ये आपका 1404 की बात है, मतलब ये 1400 से 1500 तक रहे थे। तो दोनों ही कंटेम्प्रेरीज नहीं थे, मतलब एक साथ एक टाइम पे नहीं रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ का मेन फीचर अगर बात करें तो क्या होगा इसके अंदर? पहला लिमिटेशन ऑफ पावर, दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ, तीसरा पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, चौथा लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। साफ कहता है ऑप्शन नंबर सी, मतलब 1, 2 एंड 4। लिमिटेशन ऑफ पावर्स सही बात है, रूल ऑफ लॉ है तो लॉ में जो लिखा है उस हिसाब से पावर होंगी। दूसरा बात करें इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिल्कुल सही है। तीसरा देखो पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट से तो कोई मतलब रहा ही नहीं है देश के अंदर, ऐसी प्रैक्टिकल टर्म में समझ जाओगे आप। और लिबर्टी एंड सिविल राइट्स ये चौथे नंबर पे बिल्कुल सही है, इसलिए 1, 2 एंड 4 बात आती है ना। इसलिए हमें भैया हमें भी थोड़ा सा अपना ध्यान देना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी देश के प्रति हमें जरूर करनी चाहिए। तो एक अलग की ज्ञान की बात हो गई है। तो हमारा ये हो गया भैया 100 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट। मुंह हो गया है दर्द। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अपने चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। और बस इतना कहना चाहूँगी, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। कैसे लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सारे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।